और आप सभी को नीट का तैयारी करना है, आप सभी को मेडिकल कॉलेज में जाना है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर बनना आप लोगों को है, अपना अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल के टीचर्स का, सभी का नाम आप लोगों को ऊंचा करना है। लेकिन अभी हम लोगों का पढ़ाई रुका हुआ है, जिसके कारण आप सभी को दिक्कत हो रहा है। इसी कारण से एक मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें कि मैं आप सभी को बायो में कुछ बतलाऊंगा, और जो भी कुछ हम बतलाएंगे आपको इस चैप्टर में, तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि आप सभी को उस चीज को देखना है अच्छे से। आप मेरे जो भी कुछ बनाया हुआ है, कुछ भी आपको मेन जो है लिखने का सकता नहीं है, सारा कुछ जो है मोस्टली चीज तो आपको डायग्राम में आपको मिल जाएगा, बहुत सारा नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। और जब आप वीडियो को देख लेंगे तो फिर इसका जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाके वहां से सारा जो है आप इसका पीडीएफ फाइल को लेके आप प्रिंट करवा के आप वहां पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को वहां पे ज्यादा इस जगह पे कुछ काम करने का आवश्यकता नहीं है, जितना हम पढ़ा रहे हैं बस आपका काम है कि आप उस चीज को सिर्फ देखें, है ना। सिर्फ आप बार बार वीडियो को देखें, आपको याद हो जाएगा। मोस्टली चीज तो हम इतना बार रिपीट करेंगे कि आपको वह रिपीटेशन को ही देख देख के आपको याद हो जाएगा। एक टॉपिक पढ़ाने के बाद फिर उसको हम जिक्र करेंगे, बार बार जो रिपीट करेंगे तो वह चीज आपको खुद खुद याद होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ आपको हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे, और बायोलॉजी भी हम 11th का स्टार्ट कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे आगे होगा तो हम लोग 12th का स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि एक वीक में हम लोग 3 दिन 11th के लिए, 3 दिन 12th के लिए कर ले, वो जैसा आगे होगा हम लोग देखते जाएंगे। इनिशियली 11th में हम लोग फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जो हम लोग क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लास 6 में भी हम लोग पढ़े हैं, 7 में भी, 8 में भी पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा हुआ है, फिर 11th में भी पढ़ना हुआ चीज़ है। फिजियोलॉजी में बेसिकली हम लोग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम अपना है, एक्सक्रेटरी है, सर्कुलेटरी है, रिस्पायरेटरी है, तो ये सभी टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से। ठीक है, मेरा पढ़ाने का यह तरीका रहेगा कि पहले हम लोगों का कंटिन्यूसली हमारा क्या होगा, लेक्चर आएगा, और लेक्चर आने के बाद एवरेज जो लेक्चर होगा वो 8-9, हर एक टॉपिक 8-9 दिन का लेक्चर होगा, तो 8 से 9 लेक्चर चलेगा हर एक टॉपिक का। और जब लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितने भी मेडिकल एग्जाम में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को यह मालूम पड़े कि किस तरीका से जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके बोर्ड में, ये आपके नीट एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो एक दिन क्यूज का चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा लेक्चर 8 to 9 लेक्चर चलेगा। हो सकता है कि एक लेक्चर आगे पीछे हो जाए, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो मेरा मेन उद्देश्य रहेगा कि आपको समझाते हुए चल रहा है। तो एक दिन 2 दिन जो है प्लस माइनस लेके चलते हैं, एवरेज मान के चलते हैं कि 8 दिन का हमारा लेक्चर ये रहेगा। फिर जब लेक्चर हमारा कंप्लीट होगा तो हम लोग जो है 1 से 2 दिन जो है इसका क्यूज का प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन हम देंगे, आप उसका प्रैक्टिस करके आप उसका तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत अगर होती है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो जब बहुत सारा प्रॉब्लम एक साथ आएगा तो फिर मेरे दिन प्रॉब्लम का भी आपका वीडियो बना देंगे, और विथ रीजन कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वो चीज बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्लियर है? तो बेसिकली जो है यहाँ पे हम हर एक चीज का नोट्स आपको तैयार करके देंगे। आपको ये वीडियो को देखते चलना है, और जो है उसको आप समझना है, बार बार आप उसको वीडियो देखें और कुछ लिखना नहीं। हो सकता है कि कुछ पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसा है कि कुछ नया टॉपिक भी आ सकता है, क्योंकि पढ़ाने के क्रम में कुछ दिमाग में आ जाए, कुछ नया चीज आ जाए, तो फिर आप लोग उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स को। बाकी तो फिर जो भी इसका पीडीएफ फाइल रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम डाल देंगे, आप इस यूट्यूब के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे तो पहला हमारा क्या रहेगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पहला, और इसका आज हम लोगों का फर्स्ट डे है, तो हम लोग इसका पहला लेक्चर आज स्टार्ट करेंगे। और आज इसका है लेक्चर नंबर 1। सभी कुछ का स्लाइड हम बहुत अच्छा से तैयार करके रखे हुए हैं, है ना। जैसे कि आपको एक हम थोड़ा सा डेमो दे देते हैं। ये देखिए इसका स्लाइड बना हुआ है, हर एक चीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। आपका हर एक कुछ इसमें लिखा हुआ है, आपको कुछ भी लिखने का सकता नहीं है। क्लियर है? तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से जो भी हमारा लेक्चर होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। तो हम लोगों का पहला लेक्चर होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोगों का पहला सिस्टम कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसका आज है पहला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 1। क्लियर है? तो पहले हम आपको क्या करेंगे, आपको हम समझाएंगे। तो पहले आपको हम हर एक चीज को समझाएंगे, और जो चीज हम बोलेंगे फिर उस चीज को यहाँ पे बोर्ड पे आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, और हर एक चीज का फिर आपको हिंदी में समझा देंगे, और उससे रिलेटेड कुछ आपको हम बातें बताएंगे, ताकि आप लोगों को फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो क्लियर है?
चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक अपना। चलिए, तो पहला हम लोगों का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। पहली बात समझिए, अब दो वर्ड आया है, डाइजेस्टिव प्लस सिस्टम। आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम से समझ में क्या आता है? डाइजेस्टिव मीन्स कहीं ना कहीं ये डाइजेशन से रिलेटेड है, मीन्स इसको क्या करना है, हम लोगों को पचाना है। सिस्टम का मीन्स क्या होता है, तो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मीन्स क्या हो गया, क्योंकि देखिए सिस्टम जब भी आता है तो एक से ज्यादा जब कोई चीज मिलता है तो जाके वो एक सिस्टम बनता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या हुआ, एक या मोर देन वन ऑर्गन जब एक साथ काम करके, जब कोई एक काम करता है, और यहाँ पे कौन सा काम है, डाइजेशन। जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक काम करते हैं किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने का, तो उसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बनाता है। क्या क्या, तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा आपका हो जाएगा उससे रिलेटेड कुछ ग्लैंड। पहला सवाल आता है कि आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे बॉडी में यूज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम? खाना तो हम खा ही रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, वो बॉडी में जा रहा है, फिर सिस्टम क्यों चाहिए इसके लिए? वो भी अलग अलग ऑर्गन चाहिए। तो कहेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि वैसा ऑर्गन जो खाने को क्या करे, सिंपल फॉर्म में लेके आए। जो हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, और जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, हम लोग बेसिकली क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, है ना, उसके बाद फिर आपको प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन सब आपको जो मिलता है वो लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन्स के फॉर्म में रहता है, हमारा बॉडी इसको एब्जॉर्ब करेगा नहीं। कार्बोहाइड्रेट जो बेसिकली खाते हैं वो स्टार्च के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, वो हमारे बॉडी में नॉर्मली एब्जॉर्ब होगा नहीं। जो आपका फैट्स होता है वो ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में होता है, वो एब्जॉर्ब होगा नहीं। ये सभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो जो हम लोग इनटेक करते हैं, चाहे जो भी आपका न्यूट्रिशन है, न्यूट्रेंट्स है, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। इसी कारण से हम सभी को पहले उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना होता है। तो पहला काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज कीजिए, सिंपल फॉर्म, इसका सिंपल रूप में लेके आइए। आप समझ में, जिस तरह से हम लोग जब पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट में जो आपका स्टार्च है उसको तोड़ेंगे, सिंपल फॉर्म क्या है इसका, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रुक्टोज है, वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। ग्लिसरॉल है, फिर आपका ये फैटी एसिड है छोटा छोटा रूप में, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। फैट को जब तोड़ेंगे तो आपका जो अमीनो एसिड है, प्रोटीन, वो टूटेगा तो अमीनो एसिड बनेगा, वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अमीनो एसिड जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन वो हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ट्राइग्लिसराइड को हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्टार्च को बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मेन काम होता है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द जो न्यूट्रिएंट्स है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल फॉर्म में तोड़ता है। आप बात समझे, पूरा दिमाग में कंसेप्ट क्लियर आपको करना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है कि टू चेंज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इनटू सिंपल फॉर्म, पहला बात। और जब सिंपल फॉर्म में हो जाता है तो अब वो क्या होगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव कैनाल जो एक है, एक एलिमेंट्री कैनाल में जब ये सिंपल फॉर्म में आ जाता है, फिर वहां से एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में जाता है। मीन्स उसको इस तरीका से तोड़ देना कि अब वो एब्जॉर्ब हो सके। तो हम क्या कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, तो टू चेंज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म एंड इन डिफ्यूजिबल फॉर्म। डिफ्यूजिबल फॉर्म का मतलब होता है कि खाना डाइजेस्ट होने के बाद वो एब्जॉर्ब हो। ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर हमारा खाना सिंपल फॉर्म में टूट गया है, लेकिन अभी क्या होगा, पूरी बॉडी को तो खाना मिल नहीं रहा है। तो ये इस रूप में तोड़ना है ताकि हमारा एलिमेंट्री कैनाल से वो खाना क्या डिफ्यूज होकर ब्लड में जाए और ब्लड से हमारे बॉडी में जाए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ देना और डिफ्यूजिबल फॉर्म में तोड़ना ताकि वो डिफ्यूज होकर क्या हो पूरी बॉडी में जा सके। क्लियर है जी? चलिए, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज आके मिलकर काम करता है, क्या क्या, तो एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में खाना जो टूट रहा है वो खुद पे खुद नहीं टूट रहा है। एलिमेंट्री कैनाल एक रास्ता है जिसमें से खाना ऊपर से नीचे आते जाता है, लेकिन इसी कैनाल में बहुत सारे ग्लैंड भी हिस्सा लेते हैं जो कि एंजाइम हार्मोन निकालते हैं और उस खानों को तोड़ा जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड का मतलब उससे रिलेटेड ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड दोनों मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या हो गया, तो एलिमेंट्री कैनाल एक पूरा लॉन्ग पाइप है, होलो पाइप है, खोखला पाइप है, जो कि हमारे मुंह से स्टार्ट होता है जहां से खाना खाते हैं और एनस तक खत्म होता है जहां से खाना जो नहीं पचता उसको बॉडी से निकालते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या इज ए होलो पाइप।
जिगजैग पाइप है, मुड़ा हुआ है, घुमा हुआ है, इरेगुलर है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल एक पाइप है जिसमें खाना जाता है, टूटता है, एब्जॉर्ब होता है ना, और जो खाना नहीं डाइजेस्ट होता उसको निकालते हैं। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहां से होता है? हमारे माउथ से, और खत्म कहां होता है? हमारे एनस पे। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहां से करेंगे? माउथ, फिर ओसोफेगस, फिर हमारा स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, और लास्ट में फिर हमारा क्या हो जाएगा? एनस बॉडी से बाहर। तो बेसिकली 4 भाग में हम लोग बांटते हैं इसको। एक मुंह के हिस्सा को, उसको बक्कोफेरेंजियल कैविटी क्या होता है अभी पढ़ेंगे, फिर ओसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन। ये सभी को फिर आगे तोड़ेंगे हम लोग, सभी के बाद जो है सभी के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बक्कोफेरेंजियल कैविटी क्या होता है, ओसोफेगस क्या होता है, स्टमक के कितने प्रकार ये पार्ट्स होते हैं, इंटेस्टाइन में लार्ज है, स्मॉल है, फिर लार्ज को भी पार्ट बांटा गया है, स्मॉल का भी पार्ट बांटा गया है। धीरे धीरे एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर चीज को पढ़ेंगे। क्लियर है जी? चलिए, तो पहले आपको हम एलिमेंट्री कैनाल का जो डायग्राम है वो आपको बताना चाहेंगे वो किस तरह से होता है। क्लियर है? तो स्टार्ट हम लोग करेंगे। ये देखिए, जैसा कि अभी हम आपसे डिस्कस किए एलिमेंट्री कैनाल्स के बारे में, ठीक है। जैसा आप देखेंगे, अभी हम बताएं, ये हमारा हो गया माउथ, फिर ये हमारा हो गया इसोफेगस, ये हमारा स्टमक, और ये हमारा इंटेस्टाइन। सब क्लियर आपको दिख रहा है? ये एक माउथ, ये 2 ओसोफेगस, ये 3 स्टमक, और ये 4 इंटेस्टाइन। ये 4 चीज मिलके आपके एलिमेंट्री कैनाल को बनाता है। क्लियर है जी? चलिए, अब पहला है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ये प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर का लाइट आता है बीच में, तो हो सकता है कि हमारा कुछ इसमें परछाई आ जाए, तो आप लोग उसको समझेंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि हमारा जो भी इसमें शैडो नहीं आए। वाई डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिक्वायर्ड? तो आपको बताया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन मींस ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। क्या करना है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ना है। किसमें? सिंपल फॉर्म में। किसमें तोड़ना है? सिंपल फॉर्म में। और कैसा? डिफ्यूजिबल फॉर्म में। तो सिंपल और डिफ्यूजिबल फॉर्म में तोड़ना है। क्लियर है? किस लिए? ताकि इट कैन इजिली डिफ्यूजेस टू आवर ब्लड, ताकि वो हमारे खून में आसानी से आ सके एंड बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और हमारे बॉडी में जब खून में आ जाएगा तो यह जो पचा हुआ खाना है हमारे खून के माध्यम से पूरे सेल में चला जाएगा, पूरे बॉडी में चला जाएगा, जहां पे हर एक बॉडी को खाना मिलेगा, बॉडी पार्ट्स को, और बॉडी पार्ट्स काम करेगा अपना। क्लियर है जी? चलिए, अब डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का कितना हिस्सा बताया था आपको? एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड का मतलब होता है वे ग्लैंड, हर एक ऑर्गन के पास अपना अपना ग्लैंड होता है। स्टमक का खुद का ग्लैंड है, इंटेस्टाइन के पास खुद का ग्लैंड है, फिर आगे पढ़ेंगे बहुत सारा पैंक्रियाज है, लीवर है, बहुत सारी चीज है। व्हाट इज एन एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है? ए लॉन्ग ट्यूब, एक लॉन्ग सा ट्यूब है, क्योंकि माउथ से स्टार्ट हम लोग करेंगे, माउथ से लेके पूरा हर एक जगह। आपको ओसोफेगस भी खोखला पाइप है, स्टमक भी आपका खोखला पाइप है, इंटेस्टाइन भी पूरा खोखला है। तो क्या लिखा हुआ है? ए लॉन्ग हॉलो ट्यूब भी आप लिख सकते हैं। ए लॉन्ग ट्यूब थ्रू विच फूड, एक ऐसा ट्यूब जिसमें से फूड, वाटर, विटामिन, मिनरल्स, आयरन, सॉल्ट, ये सभी कुछ क्या करता है? पास करता है, गुजरता है। एंड ब्रेक डाउन, और टूटता है। एंड एब्जॉर्ब, और क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हर एक चीज टूटेगा, वाटर नहीं टूटेगा, जिसको टूटना होगा वो टूटेगा, और क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। ठीक है? एलिमेंट्री कैनाल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है क्या? एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड इंस टू एनस। ये माउथ से स्टार्ट होकर कहां खत्म होता है? एनस में खत्म होता है। एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट्स बताया गया है। पहला बक्कोफेरेंजियल कैविटी क्या होता है, जस्ट अब पढ़ेंगे। फिर ये इसोफेगस, फिर ये आपका स्टमक, और आपका इंटेस्टाइन। ये 4 पार्ट मिलकर आपका क्या बनाता है? ये 4 पार्ट मिलकर आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल को बनाता है। ठीक है? तो ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है। जब ये डायग्राम हमारा खत्म होगा, जब हम लोग चैप्टर पढ़ लेंगे, तो हर एक चीज के बारे में आपको पता होगा। ठीक है? तो इस चीज को हम लोगों को पढ़ना और समझना है। होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, क्योंकि हम पहले आपसे जिक्र किए थे कि हर एक टॉपिक के बाद हम बताएंगे कि हम लोग क्या पढ़े, फिर उसको रिवाइज करेंगे, ताकि आपको साथ साथ में रिवाइज हो जाए। और जब आप वीडियो देखेंगे तो मेरे साथ आप जवाब देंगे, आप मन में आंसर सोचेंगे, इससे आपको याद होगा। पहला क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? तो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन जो डाइजेशन में मदद करे। डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल क्या है, काम क्या है? तो कहेंगे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ना, डिफ्यूजिबल फॉर्म में तोड़ना, ताकि वो हमारे बॉडी में आसानी से आ सके और पूरे बॉडी को मिल सके।
डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या चीज से बनता है, तो कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल और उससे रिलेटेड कुछ ग्लैंड से मिलकर बनता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, हर एक चीज को जोड़ना है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब पाइप होता है, ठीक है, जिसमें से वाटर, फूड, आयंस, मिनरल, सॉल्ट ये सभी पास होता है, टूटता है, एब्जॉर्ब होता है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये माउथ से स्टार्ट होता है, खत्म कहाँ होता है, एनस पे खत्म होता है। एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट्स कौन कौन है, तो ये वाला ऐसा बकोफेरेंजियल कैविटी, ये वाला ऐसा इसोफेगस, फिर स्टमक होगा, फिर इंटेस्टाइन होगा। फिर बकोफेरेंजियल कैविटी क्या होता है, अब हम उसको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो होप ये आप लोगों को मालूम पड़ा होगा। ये हमारा पहला स्लाइड था। क्लियर है जी, यहाँ तुमको दिक्कत तो बताएंगे आप। चलिए, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है और कभी कभी आपके मेडिकल के एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सभी ऑर्गन्स के नाम दिए हुए हैं, कौन सा ग्लैंड कहाँ है, कौन लीवर है, कौन इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम है, सीकम है, कॉलन है, रेक्टम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, एक आपको ऐसा डायग्राम देके आपको नंबरिंग कर देगा और पूछेगा कि भाई 1 नंबर कौन है, 4 नंबर कौन है, 5 नंबर कौन है। ये इसीलिए आपको हर एक चीज में आपको मालूम होना चाहिए डायग्राम में कि इसोफेगस कौन है, लार्ज इंटेस्टाइन कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन कौन है, लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम कौन है, कॉलन कौन है। ये सभी आपको जब पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो ये आप याद रखेंगे, आपका एनसीईआरटी का एग्जाम है और इसीलिए आपका ये जो है इंपॉर्टेंट, हम इसको टिक आउट करते हैं कि आपको ऑर्गन्स का नाम आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आपको नंबरिंग करके पूछ दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ओके, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे बकोफेरेंजियल कैविटी। नाम से मालूम पड़ा यहां भी 2 वर्ड है, बक्कल कैविटी प्लस फेरिंग्स। बक्कल कैविटी क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है, दोनों हम लोग पढ़ेंगे। पहले बक्कल कैविटी पढ़ेंगे इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। फेरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वह जगह जहां पे आपका खाना और हवा जो है वो मिलता है। क्या होता है, सरकना, हम लोग खाते खाते सरक जाते हैं, ये सब यहाँ पे रिलेशन आपको मिलेगा। बक्कल कैविटी क्या होता है, तो बक्कल कैविटी का मतलब होता है, कैविटी का मींस क्या होता है, जगह, छेद, जहां कैविटी है मींस वो खोखला जगह होता है। बक्कल का मींस माउथ, तो मुंह में ये जो खाली जगह आप जो देख रहे हैं ये आपका बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी आप देखेंगे तो बक्कल कैविटी के ऊपर में आप देखेंगे क्या है, आप जीभ से महसूस करेंगे तो आपको एक छत दिखेगा, इसको हम क्या कहते हैं, तालू, इंग्लिश में उसको बोलते हैं पैलेट। नीचे क्या है आपको, टंग, जीभ, और चारों तरफ क्या है, तीत। तो बक्कल कैविटी का जो रूफ है ये क्या है, पैलेट, फ्लोर क्या है, टंग, और चारों तरफ क्या आपका इसका, तीत। तो बक्कल कैविटी क्या है, एक ऐसा कैविटी है, एक ऐसा स्पेस है जो कि चारों तरफ घिरा हुआ है। फ्लोर पैलेट से, रूफ इसका पैलेट से, और फ्लोर किस चीज से बना हुआ, टंग से, और चारों तरफ किसी सराउंड है, तीत से, ठीक है। इसे हम कहते हैं बक्कल कैविटी। अब पैलेट क्या होता है, पैलेट आप देखिएगा कि हमारा जब जीभ से महसूस कीजिएगा ऊपर में एक बना हुआ हिस्सा उसको कहते हैं पैलेट, है ना, ठोस हिस्सा है। पैलेट क्या होता है, आप डायग्राम जब देखेंगे, ये अगर कोई ह्यूमन है तो ये हमारा क्या है, नाक से निकल के क्या आता है, नेजल चैम्बर, और माउथ से क्या आता है हमारा, खाना, ठीक है। ये नेजल चैम्बर, ये नाक का रास्ता और मुंह के रास्ते के बीच में एक बोनी, एक हड्डी का एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं पैलेट। ये पैलेट है जी, ठीक है। अब ये पैलेट क्या करता है, तो पैलेट जो है नेजल चैम्बर को और माउथ को, ये जो बक्कल कैविटी है, दोनों क्या करता है, सेपरेट करता है। तो पैलेट वह एक लेयर है जो कि आपके नेजल चैम्बर को और माउथ को क्या कर रहा है, बीच से सेपरेट कर रहा है। और ये पैलेट जो है वो पीछे से इनकम्प्लीट होता है, ये पूरा लास्ट तक नहीं है, ये बीच में जाके खत्म हो गया। ये आपका अगर ये गर्दन गला का ये पीछे वाला हिस्सा है तो पैलेट यहाँ खत्म हो गया, बीच में स्पेस खाली है, ये वाला, यही इसी को हम कहते हैं फेरिंग्स, जो हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर है जी। तो ये हिस्सा पैलेट है। तो पैलेट का काम क्या है, तो पैलेट जो है वो आपके नेजल चैम्बर और माउथ को क्या करता है, आपस में सेपरेट करता है।
क्लियर है। और इसी तरह से हम लोग फिर पैलेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग टंग के बारे में, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज का जिक्र हो गया है, पैलेट का, टंग का और टीथ का, तो एक एक सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है जी, चलिए। तो ये देखिए बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी किसी से बना हुआ है? बक्कल कैविटी और फेरिंग्स से। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें क्या किया है कि दोनों क्लिप से हमारे इस हिस्सा को ऐसे खोल के आ करके दिखाया गया, ये आप देख रहे हैं। क्लियर है जी, ये आ करके दिखाया गया है। आप देखिएगा कि बक्कल कैविटी प्लस फेरिंग्स, फेरिंग्स हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बक्कल कैविटी क्या है? तो क्या लिखा हुआ है? इट इज एन ओरल कैविटी बाउंडेड बाय ऑल साइड। ये मुंह का कैविटी है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। ऊपर रीजन, अपर रीजन या छत इसका किससे बना हुआ है? पैलेट से। साइड किससे है? टीथ से। देखिए ये वाले से देखिए, आप साफ साफ दिख रहे हैं, तालू जो है पैलेट है। चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? ये देखिए टीथ जो है, चारों तरफ टीथ से घिरे हुए इसको। एंड लोअर रीजन किससे है? टंग से। ये जीभ जो है इसका लोअर रीजन हो गया। अब ये पैलेट क्या है? तो इट इज अ बोनिंग स्ट्रक्चर, अभी हम पढ़े, ये हड्डी के तरह स्ट्रक्चर है जो कि सेपरेट करता है नेजल चैम्बर फ्रॉम ओरल कैविटी। अभी हम डायग्राम बताया था आपको कि ये नेजल चैम्बर को ओरल कैविटी से सेपरेट करता है। अब हम आते हैं पैलेट के बारे में, ठीक है। पैलेट के बारे में हम आपको एक स्ट्रक्चर पहले बता देते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर पहले आप देख लीजिए, फिर हम लोग इस चीज को आगे समझते हैं, ठीक है। ये नेजल चैम्बर, ये माउथ, और ये हो गया हमारा पैलेट। पैलेट अब अपने जीभ से जब महसूस करेंगे तो आपको आगे में कुछ उबर खाबर टाइप का मालूम पड़ेगा, है ना। तो ये पैलेट को 2 हिस्सा में बांट दे। आगे वाला हिस्सा इसको हम एंटीरियर पार्ट कहेंगे, पीछे वाले हिस्सा को हम लोग पोस्टीरियर पार्ट कहेंगे। आगे वाला एंटीरियर और इसके जस्ट पीछे जो ये होगा पोस्टीरियर। ये ऐसे मेरा ये पैलेट है। एंटीरियर वाला हिस्सा में आपको क्या मिलता है? रिजेस मिलता है, मींस उबड़ खाबड़। आप जीभ से महसूस कीजिए, उबड़ खाबड़ महसूस हो रहा है, ठीक है। और ये कैसा होता है? हार्ड। तो एंटीरियर पार्ट जो होता है पैलेट का वो हार्ड होता है, और उस हार्डनेस में क्या मौजूद है? रिजेस मौजूद है। वही पोस्टीरियर का जो यानी कि पीछे वाला हिस्सा होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट। आप जीभ से महसूस करिए, आपको महसूस होगा। आगे वाला हिस्सा को जीभ से महसूस हो, और पीछे वाले हिस्सा को ऊपर महसूस करो, वो आपको स्पंजी महसूस होगा, वो आपको सॉफ्ट महसूस होगा, ठीक है। तो आगे वाला हिस्सा जो है एंटीरियर हिस्सा वो कैसा है? हार्ड है, उसमें क्या मौजूद है? रिजेस मौजूद है। पीछे वाला हिस्सा क्या है? पोस्टीरियर हिस्सा सॉफ्ट होता है। क्लियर है जी। और सॉफ्ट होने के बाद पीछे जाके वो किस तरह से स्ट्रक्चर में चेंज होता है? लॉब्यूल की तरह चेंज हो जाता है। आगे वाला हिस्सा हार्ड है, उसमें रिजेस है। पीछे वाला सॉफ्ट है और किसमें चेंज हो गया? वो घंटी की तरह स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है। जब आप जीभ बाहर निकालेंगे तो आपको अंदर में घंटी तरह लटकते रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? यूव्यूला। क्लियर है जी। चलिए अब काम देखते हैं, दोनों काम क्या है आखिर। अच्छा, ये जो ऊबड़ खाबड़ जो बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पैलेंटाइन रूगी। आपको लिखना कुछ नहीं, सब आपके वीडियो में मिल जाएगा और प्लस आपके नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। आगे वाला जो ऊबड़ खाबड़ इसको क्या कहते हैं? पैलेंटाइन रूगी। और ये पीछे वाला हिस्सा यूविला, इसका काम क्या है? तो आप समझते हैं। तो हम क्या कहें कि पैलेट जो है ये हमारे नेजल चैम्बर और ओरल कैविटी को सेपरेट करता है। ये आगे से हार्ड होता है, पीछे से सॉफ्ट होता है। आगे जो हार्ड हिस्सा है उसमें उबड़ खाबड़ बना हुआ, रिजेस बना हुआ है, इसको हम लोग रूगी बोलते हैं। और पीछे जो सॉफ्ट हिस्सा है वो जाके लटका हुआ है घंटी की तरह, इसको हम लोग यूविला बोलते हैं। अब ये जो ये उबड़ खाबड़ बना हुआ है इसका काम क्या होता है? तो ये मांस को जब खाता है तो ये उबड़ खाबड़ होने के लिए कारण जो होता है वो ग्रिप बनाता है। जब कोई चीज उबड़ खाबड़ रहेगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ग्रिप बनाएगा। तो ये रुगी जो होता है जिसको हम पैलेटाइन रुगी बोलते हैं, ये मांस को जब कोई खाता है जानवर तो उसके बीच में पकड़ बनाता है ताकि उसका कस के खींच सके। यानी कि मतलब हुआ कि ये कार्निवोरस में ज्यादा, जब कार्निवोरस जानवर देखेंगे उसका जो तालू देखेंगे ऊपर का, उसमें बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ होगा क्योंकि फ्रिक्शन बना रहा है। क्लियर है। अब वही जो ये घंटी नुमा स्ट्रक्चर यूविला, इसका काम क्या है? इसका काम क्या होता है कि माउथ से जो खाना आता है वो किसी तरीका से
वो नेजल चैम्बर में नहीं चले जाए, तो ये घंटी इसको रोकता है। ठीक है, ये साफ आप देख रहे हैं कि ये माउथ से जो फूड आ रहा है ये यूविला इसको रोक देगा ताकि ये खाना आगे नहीं बढ़े। तो यूविला का काम क्या होता है कि जो प्रिवेंट करता है क्या चीज, बैक फ्लो ऑफ फूड टू द नेजल चैम्बर। ये फूड यहां से निकल के आगे नहीं बढ़ जाए, ये घंटी जो होता है वो आगे इसको रोकता है। ये लटका हुआ है, खाना आगे नहीं चल जाए, इसी कारण इसको रोकता है। क्लियर है जी। तो प्लेंटाइन में यही चीज पढ़े कि एंटीरियर हिस्सा कैसा होता है, हार्ड होता है, इसमें रिजेस होता है और ये फ्रिक्शन पैदा करता है ताकि वो मांस को खींच सके। ये कार्निवोरस में ज्यादा डेवलप होता है। पीछे वाला हिस्सा सॉफ्ट होता है, ये लॉब्यूल की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको विला बोलते हैं, और ये खाना को जो है नेजल चैम्बर में आने से रोकता है। क्लियर है जी। यहां तक में आप लोगों को दिक्कत है तो फिर आप बताएंगे। ठीक है, अब इसी चीज को हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं कैसा होता है। अब ये देखिए डायग्राम, ये क्या हमारा नाक, ये नेजल चैम्बर। क्लियर है जी। ये हमारा क्या है माउथ, ये ओरल कैविटी। क्लियर है जी। अब ये देखिए व्हाइट कलर का क्या है, यही हमारा क्या है पैलेट है। ये क्या हमारा पैलेट है। अभी हम पहले बताए थे पैलेट इनकम्प्लीट होता है, बताया था ना पैलेट इनकम्प्लीट होता है। देखिए बीच में खत्म हो गया है। अब यहां से देखिए क्या हो रहा है कि यहां जो है ये यूविला, ये क्या करेगा, खाना को ऊपर जाने से रोकेगा। क्लियर है। चलिए आपको एक बात और समझना है कि यूविला और इपिग्लोटिस में डिफरेंस है। यूविला क्या करता है, ये वह घंटी की तरह स्ट्रक्चर है जो खाना को ऊपर यानी कि नेजल चैम्बर में आने से रोकता है। इपिग्लोटिस का काम होता है खाना को विंड पाइप में आगे से रोकना। जब खाना यहां से निकलेगा तब दो रास्ता मिलेगा इसको, फूड पाइप और विंड पाइप। वहां पे ढक्कन इपिग्लोटिस है। ठीक है, तो काम देखा जाए तो दोनों का अलग अलग, दोनों अलग चीज है। यूविला खाना को बक्कल कैविटी से नेजल चैम्बर में आने से रोकता है, ये ऊपर है, और यह जो है खाना को फूड पाइप में जाने देता है, विंड पाइप में आने से रोकता है, वो इपिग्लोटिस है। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो हम लोगों का पहला लेक्चर होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोगों का पहला सिस्टम कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसका आज है पहला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 1। क्लियर है। तो पहले हम आपको क्या करेंगे, आपको हम समझाएंगे। तो पहले आपको हम हर एक चीज को समझाएंगे और जो चीज हम बोलेंगे फिर उस चीज को यहाँ पे बोर्ड पे आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, और हर एक चीज का फिर आपको हिंदी में समझा देंगे और उससे रिलेटेड कुछ आपको हम बातें बताएंगे ताकि आप लोगों को फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो क्लियर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक अपना। चलिए, तो पहला हम लोगों का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। पहली बात समझिए, अब दो वर्ड आया, डाइजेस्टिव प्लस सिस्टम। आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम से समझ में क्या आता है, डाइजेस्टिव मीन्स कहीं ना कहीं ये डाइजेशन से रिलेटेड है, मीन्स इसको क्या करना है, हम लोगों को पचाना है। सिस्टम का मीन्स क्या होता है, तो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या हो गया, क्योंकि देखिए सिस्टम जब भी आता है तो एक से ज्यादा जब कोई चीज मिलता है तो जाके वो एक सिस्टम बनता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या हुआ, एक या मोर देन वन ऑर्गन जब एक साथ काम करके, जब कोई एक काम करता है, और यहाँ पे कौन सा काम है, डाइजेशन। जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक काम करते हैं किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने का, तो उसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बनाता है। क्या क्या, तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा आपका हो जाएगा, और जो चीज हम बोलेंगे फिर उस चीज को यहाँ पे बोर्ड पे आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, और हर एक चीज का फिर आपको हिंदी में समझा देंगे और उससे रिलेटेड कुछ आपको हम बातें बताएंगे ताकि आप लोगों को फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो क्लियर है। तो पहला हम लोगों का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। पहली बात समझिए, अब दो वर्ड आया, डाइजेस्टिव प्लस सिस्टम। आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम से समझ में क्या आता है, डाइजेस्टिव मीन्स कहीं ना कहीं ये डाइजेशन से रिलेटेड है, मीन्स इसको क्या करना है, हम लोगों को पचाना है। सिस्टम का मीन्स क्या होता है, तो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या हो गया, क्योंकि देखिए सिस्टम जब भी आता है तो एक से ज्यादा जब कोई चीज मिलता है तो जाके वो एक सिस्टम बनता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या हुआ, एक या मोर देन वन ऑर्गन जब
एक साथ काम करके जब कोई एक काम करता है, और यहाँ पे कौन सा काम है, डाइजेशन, जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक काम करते हैं किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने का, तो उसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बनाता है। क्या क्या, तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा आपका हो जाएगा उससे रिलेटेड कुछ ग्लैंड। पहला एक सवाल आता है कि आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे बॉडी में यूज़ क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम। खाना तो हम खा ही रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, वो बॉडी में जा रहा है, फिर सिस्टम क्यों चाहिए इसके लिए, वो भी अलग अलग ऑर्गन चाहिए। तो कहेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि वैसा ऑर्गन जो खाने को क्या करे, सिंपल फॉर्म में लेके आए। जो हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, और जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, हम लोग बेसिकली क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, है ना, उसके बाद फिर आपको प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन सब आपको जो मिलता है वो लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन्स के फॉर्म में रहता है, हमारा बॉडी इसको एब्जॉर्ब करेगा नहीं। कार्बोहाइड्रेट जो बेसिकली खाते हैं वो स्टार्च के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, वो हमारे बॉडी में नॉर्मली एब्जॉर्ब होगा नहीं। जो आपका फैट्स होता है वो ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में होता है, वो एब्जॉर्ब होगा नहीं। ये सभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो जो हम लोग इंटेक करते हैं, चाहे जो भी आपका न्यूट्रिशन है, न्यूट्रेंट्स है, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। इसी कारण से हम सभी को पहले उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना होता है। तो पहला काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज कीजिए, सिंपल फॉर्म, इसका सिंपल रूप में लेके आइए। आप समझ में, जिस तरह से हम लोग जब पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट में जो आपका स्टार्च है उसको तोड़ेंगे, सिंपल फॉर्म क्या है इसका, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रुक्टोज है, वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। ग्लिसरॉल है, फिर आपका ये फैटी एसिड है छोटा छोटा रूप में, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं फैट को जब तोड़ेंगे। तो आपका जो अमीनो एसिड है, प्रोटीन, वो टूटेगा तो अमीनो एसिड बनेगा, वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अमीनो एसिड जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन वो हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ट्राइग्लिसराइड को हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्टार्च को बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मेन काम होता है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द जो न्यूट्रिएंट्स है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल फॉर्म में तोड़ता है। और आप समझिए, पूरा दिमाग में कंसेप्ट क्लियर आपको करना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है कि टू चेंज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इनटू सिंपल फॉर्म, पहला बात। और जब सिंपल फॉर्म में हो जाता है तो अब वो क्या होगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव कैनाल जो एक है, एक एलिमेंट्री कैनाल में जब ये सिंपल फॉर्म में आ जाता है, फिर वहां से एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में जाता है। मीन्स उसको इस तरीका से तोड़ देना कि अब वो एब्जॉर्ब हो सके। तो हम क्या कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, तो टू चेंज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म एंड इन डिफ्यूजिबल फॉर्म। डिफ्यूजिबल फॉर्म का मतलब होता है कि खाना डाइजेस्ट होने के बाद वो एब्जॉर्ब हो। ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर हमारा खाना सिंपल फॉर्म में टूट गया है, लेकिन अभी क्या होगा, पूरी बॉडी को तो खाना मिल नहीं रहा है। तो ये इस रूप में तोड़ना है ताकि हमारा एलिमेंट्री कैनाल से वो खाना क्या डिफ्यूज होकर ब्लड में जाए और ब्लड से हमारे बॉडी में जाए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ देना और डिफ्यूजिबल फॉर्म में तोड़ना ताकि वो डिफ्यूज होकर क्या हो, पूरी बॉडी में जा सके। क्लियर है जी? चलिए, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज आके मिलकर काम करता है, क्या क्या, तो एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में खाना जो टूट रहा है वो खुद पे खुद नहीं टूट रहा है। एलिमेंट्री कैनाल एक रास्ता है जिसमें से खाना ऊपर से नीचे आते जाता है, लेकिन इसी कैनाल में बहुत सारे ग्लैंड भी हिस्सा लेते हैं जो कि एंजाइम हार्मोन निकालते हैं और उस खानों को तोड़ा जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड का मतलब उससे रिलेटेड ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड दोनों मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या हो गया, तो एलिमेंट्री कैनाल एक पूरा लॉन्ग पाइप है, होलो पाइप है, खोखला पाइप है, जो कि हमारे मुंह से स्टार्ट होता है जहां से खाना खाते हैं और एनस तक खत्म होता है जहां से खाना जो नहीं पचता उसको बॉडी से निकालते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या इज ए होलो पाइप, जिगजैग पाइप है, मुड़ा हुआ है, घुमा हुआ है, इरेगुलर है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल एक पाइप है जिसमें खाना जाता है, टूटता है, एब्जॉर्ब होता है ना, और जो खाना नहीं डाइजेस्ट होता उसको निकालते हैं। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहां से होता है, हमारे माउथ से, और खत्म कहां होता है, हमारे एनस पे। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहां से करेंगे, माउथ, फिर ओसोफेगस, फिर हमारा स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, और लास्ट में फिर हमारा क्या हो जाएगा, एनस बॉडी से बाहर। तो बेसिकली चार भाग में हम लोग बांटते हैं इसको। एक मुंह के हिस्सा को उसको बक्को फेरेंजियल कैविटी क्या होता है अभी पढ़ेंगे, फिर ओसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन।
ये सभी को फिर आगे तोड़ेंगे हम लोग, सभी के बाद जो है सभी के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। बक्कोफेरेंजियल कैविटी क्या होता है, ओसोफेगस क्या होता है, स्टमक के कितने प्रकार ये पार्ट्स होते हैं, इंटेस्टाइन में लार्ज है, स्मॉल है, फिर लार्ज को भी पार्ट बांटा गया है, स्मॉल का भी पार्ट बांटा गया है। धीरे धीरे एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर चीज को पढ़ेंगे। क्लियर है जी? चलिए, तो पहले आपको हम एलिमेंट्री कैनाल का जो डायग्राम है वो आपको बताना चाहेंगे वो किस तरह से होता है। क्लियर? ये देखिए, जैसा कि अभी हम आपसे डिस्कस किए एलिमेंट्री कैनाल्स के बारे में, ठीक है। जैसे आप देखेंगे, अभी हम बताएं, ये हमारा हो गया माउथ, फिर ये हमारा हो गया इसोफेगस, ये हमारा स्टमक और ये हमारा इंटेस्टाइन। सब क्लियर आपको दिख रहा है? ये एक माउथ, ये 2 इसोफेगस, ये 3 स्टमक और ये 4 इंटेस्टाइन। ये 4 चीज मिलके आपके एलिमेंट्री कैनाल को बनाता है। क्लियर है जी? चलिए, अब पहला है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ये प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर का लाइट आता है बीच में, तो हो सकता है कि हमारा कुछ इस पे परछाई आ जाए, तो आप लोग उसको समझेंगे, तो हम प्रयास करेंगे कि हमारा जो भी इसमें शैडो नहीं आए। व्हाई डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिक्वायर्ड? तो आपको हम बताया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन मींस ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। क्या करना है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ना है। किसमें? सिंपल फॉर्म में। किसमें तोड़ना है? सिंपल फॉर्म में। और कैसा? डिफ्यूजिबल फॉर्म में। तो सिंपल और डिफ्यूजिबल फॉर्म में तोड़ना है। क्लियर है? किस लिए? ताकि इट कैन इजिली डिफ्यूजेस टू आवर ब्लड, ताकि वो हमारे खून में आसानी से आ सके एंड बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और हमारे बॉडी में जब खून में आ जाएगा तो यह जो पचा हुआ खाना है हमारे खून के माध्यम से पूरे सेल में चला जाएगा, पूरे बॉडी में चला जाएगा, जहां पे हर एक बॉडी को खाना मिलेगा, बॉडी पार्ट्स को, और बॉडी पार्ट्स काम करेगा अपना। क्लियर है जी? चलिए, अब डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए। डाइजेस्टिव सिस्टम का कितना हिस्सा हम बताया था आपको? एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड का मतलब होता है वे ग्लैंड, हर एक ऑर्गन के पास अपना अपना ग्लैंड होता है। स्टमक का खुद का ग्लैंड है, इंटेस्टाइन के पास खुद का ग्लैंड है, फिर आगे पढ़ेंगे बहुत सारा पैंक्रियाज है, लीवर है, बहुत सारी चीज है। व्हाट इज एन एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है? ए लॉन्ग ट्यूब, एक लॉन्ग सा ट्यूब है, क्योंकि माउथ से स्टार्ट हम लोग करेंगे, माउथ से लेके पूरा हर एक जगह। आपको ओसोफेगस भी खोखला पाइप है, स्टमक भी आपका खोखला पाइप है, इंटेस्टाइन भी पूरा खोखला है। तो क्या लिखा हुआ है? ए लॉन्ग हॉलो ट्यूब भी आप लिख सकते हैं। ए लॉन्ग ट्यूब थ्रू विच फूड, एक ऐसा ट्यूब जिसमें से फूड, वाटर, विटामिन, मिनरल्स, आयरन, सॉल्ट, ये सभी कुछ क्या करता है? पास करता है, गुजरता है। एंड ब्रेक डाउन, और टूटता है। एंड एब्जॉर्ब, और क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हर एक चीज टूटेगा, वाटर नहीं टूटेगा, जिसको टूटना होगा वो टूटेगा और क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। ठीक है? एलिमेंट्री कैनाल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है क्या? एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड इंस टू एनस। ये माउथ से स्टार्ट होकर कहां खत्म होता है? एनस में खत्म होता है। एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट्स बताया गया है। पहला बक्कोफेरेंजियल कैविटी, क्या होता है जस्ट अब पढ़ेंगे। फिर ये इसोफेगस, फिर ये आपका स्टमक और आपका इंटेस्टाइन। ये 4 पार्ट मिलकर आपका क्या बनाता है? ये 4 पार्ट मिलकर आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल को बनाता है। ठीक है? तो ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है। जब ये डायग्राम हमारा खत्म होगा, जब हम लोग चैप्टर पढ़ लेंगे, तो हर एक चीज के बारे में आपको पता होगा। ठीक है? तो इस चीज को हम लोगों को पढ़ना और समझना है। होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, क्योंकि हम पहले आपसे जिक्र किए थे कि हर एक टॉपिक के बाद हम बताएंगे कि हम लोग क्या पढ़े, फिर उसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको साथ साथ में रिवाइज हो जाए। और जब आप वीडियो देखेंगे तो मेरे साथ आप जवाब देंगे, आप मन में आंसर सोचेंगे, इससे आपको याद होगा। पहला क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? तो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन जो डाइजेशन में मदद करे। डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल क्या है, काम क्या है? तो कहेंगे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ना, डिफ्यूजिबल फॉर्म में तोड़ना, ताकि वो हमारे बॉडी में आसानी से आ सके और पूरे बॉडी को मिल सके। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या चीज से बनता है? तो कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल और उससे रिलेटेड कुछ ग्लैंड से मिलकर बनता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? हर एक चीज को जोड़ना है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? तो एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब पाइप होता है, ठीक है, जिसमें से वाटर, फूड, आयंस, मिनरल, सॉल्ट ये सभी पास होता है, टूटता है, एब्जॉर्ब होता है। ये स्टार्ट कहां से होता है? ये माउथ से स्टार्ट होता है, खत्म कहां होता है? एनस पे खत्म होता है। एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट्स कौन कौन है? तो ये वाला ऐसा बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ये वाला ऐसा इसोफेगस, फिर स्टमक होगा, फिर इंटेस्टाइन होगा। फिर बक्कोफेरेंजियल कैविटी क्या होता है, अब हम लोग उसको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो होप ये आप लोगों को मालूम पड़ा होगा। ये हमारा पहला स्लाइड था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे बक्कोफेरेंजियल कैविटी। नाम से मालूम पड़ा, यहां भी 2 वर्ड है, बक्कल कैविटी प्लस फेरिंग्स।
बक्कल कैविटी क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है, दोनों हम लोग पढ़ेंगे। पहले बक्कल कैविटी पढ़ेंगे इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। फेरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वह जगह जहाँ पे आपका खाना और हवा जो है वो मिलता है। क्या होता है, सरकना, हम लोग खाते खाते सरक जाते हैं, ये सब यहाँ पे रिलेशन आपको मिलेगा। बक्कल कैविटी क्या होता है, तो बक्कल कैविटी का मतलब होता है, कैविटी का मीन्स क्या होता है, जगह, छेद, जहाँ कैविटी है मीन्स वो खोखला जगह होता है। बक्कल का मीन्स माउथ, तो मुंह में ये जो खाली जगह आप जो देख रहे हैं ये आपका बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी आप देखेंगे तो बक्कल कैविटी के ऊपर में आप देखेंगे क्या है, आप जीभ से महसूस करेंगे तो आपको एक छत दिखेगा, इसको हम क्या कहते हैं, तालू, इंग्लिश में उसको बोलते हैं पैलेट। नीचे क्या है आपको, टंग, जीभ, और चारों तरफ क्या है, तीत। तो बक्कल कैविटी का जो रूफ है ये क्या है, पैलेट, फ्लोर क्या है, टंग, और चारों तरफ क्या आपका इसका तीत। तो बक्कल कैविटी क्या है, एक ऐसा कैविटी है, एक ऐसा स्पेस है जो कि चारों तरफ घिरा हुआ है, फ्लोर पैलेट से, रूफ इसका पैलेट से, और फ्लोर किस चीज से बना हुआ, टंग से, और चारों तरफ किसी सराउंड है, तीत से। ठीक है, इसे हम कहते हैं बक्कल कैविटी। अब पैलेट क्या होता है, पैलेट आप देखिएगा कि हमारा जब जीभ से महसूस कीजिएगा ऊपर में एक बना हुआ हिस्सा उसको कहते हैं पैलेट, है ना, ठोस हिस्सा है। पैलेट क्या होता है, आप डायग्राम जब देखेंगे, ये अगर कोई ह्यूमन है तो ये हमारा क्या है, नाक से निकल के क्या आता है, नेजल चैम्बर, और माउथ से क्या आता है हमारा खाना। ठीक है, ये नेजल चैम्बर, ये नाक का रास्ता और मुंह के रास्ते के बीच में एक बोनी, एक हड्डी का एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं पैलेट। ये पैलेट है जी। ठीक है, अब ये पैलेट क्या करता है, तो पैलेट जो है नेजल चैम्बर को और माउथ को, ये जो बक्कल कैविटी है, दोनों क्या करता है, सेपरेट करता है। तो पैलेट वह एक लेयर है जो कि आपके नेजल चैम्बर को और माउथ को क्या कर रहा है, बीच से सेपरेट कर रहा है। और ये पैलेट जो है वो पीछे से इनकम्प्लीट होता है, ये पूरा लास्ट तक नहीं है, ये बीच में जाके खत्म हो गया। ये आपका अगर ये गर्दन गला का ये पीछे वाला हिस्सा है तो पैलेट यहाँ खत्म हो गया, बीच में स्पेस खाली है, ये वाला, यही इसी को हम कहते हैं फेरिंग्स, जो हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर है जी। तो ये हिस्सा पैलेट है। तो पैलेट का काम क्या है, तो पैलेट जो है वो आपके नेजल चैम्बर और माउथ को क्या करता है, आपस में सेपरेट करता है। क्लियर है। और इसी तरह से हम लोग फिर पैलेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग टंग के बारे में, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज का जिक्र हो गया है, पैलेट का, टंग का और तीत का, तो एक एक सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देखिए बक्कोफेरेंजियल कैविटी, बक्कोफेरेंजियल कैविटी किसी से बना हुआ है, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स से। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें क्या किया है कि दोनों क्लिप से हमारे इस हिस्सा को ऐसे खोल के आ करके दिखाया गया, ये आप देख रहे हैं। क्लियर है जी, ये आ करके दिखाया गया है। आप देखिएगा कि बक्कल कैविटी प्लस फेरिंग्स, फेरिंग्स हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बक्कल कैविटी क्या है, तो क्या लिखा हुआ है, इट इज एन ओरल कैविटी बाउंडेड बाय ऑल साइड। ये मुंह का कैविटी है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। ऊपर रीजन, अपर रीजन या छत इसका किससे बना हुआ है, पैलेट से। साइड किससे है, तीत से। देखिए ये वाले से देखिए, आप साफ साफ दिख रहे हैं, तालू जो है पैलेट है। चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, ये देखिए तीत जो है, चारों तरफ तीत से घिरे हुए इसको। एंड लोअर रीजन किससे है, टंग से। ये जीभ जो है इसका लोअर रीजन हो गया। अब ये पैलेट क्या है, तो इट इज अ बोनिंग स्ट्रक्चर। अभी हम पढ़े, ये हड्डी के तरह स्ट्रक्चर है जो कि सेपरेट करता है नेजल चैम्बर फ्रॉम ओरल कैविटी। अभी हम डायग्राम बताया था आपको कि ये नेजल चैम्बर को ओरल कैविटी से सेपरेट करता है। अब हम आते हैं पैलेट के बारे में। ठीक है, पैलेट के बारे में हम आपको एक स्ट्रक्चर पहले बता देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर पहले आप देख लीजिए। ये नेजल चैम्बर, ये माउथ, और ये हो गया हमारा पैलेट। पैलेट अब अपने जीभ से जब महसूस करेंगे तो आपको आगे में कुछ उबड़ खाबड़ टाइप का मालूम पड़ेगा, है ना। तो ये पैलेट को 2 हिस्सा में बांट दे। आगे वाला हिस्सा इसको हम एंटीरियर पार्ट कहेंगे, पीछे वाले हिस्सा को हम लोग पोस्टीरियर पार्ट कहेंगे। आगे वाला एंटीरियर और इसके जस्ट पीछे जो ये होगा पोस्टीरियर। ये ऐसे मेरा ये पैलेट है। एंटीरियर वाला हिस्सा में आपको क्या मिलता है, रिजेस मिलता है, मीन्स उबड़ खाबड़। आप जीभ से महसूस कीजिए, उबड़ खाबड़ महसूस हो रहा है। ठीक है, और ये कैसा होता है, हार्ड। तो एंटीरियर पार्ट जो होता है पैलेट का वो हार्ड होता है, और उस हार्डनेस में क्या मौजूद है, रिजेस मौजूद है। वही पोस्टीरियर का जो यानी कि पीछे वाला हिस्सा होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट।
आप जीभ से महसूस करिए, आपको महसूस होगा। आगे वाला हिस्सा को जीभ से महसूस हो, और पीछे वाले हिस्सा को ऊपर भी महसूस करो, वो आपको स्पंजी या महसूस होगा, वो आपको सॉफ्ट महसूस होगा। ठीक है, तो आगे वाला हिस्सा जो है एंटीरियर हिस्सा, वो कैसा है, हार्ड है, उसमें क्या मौजूद है, रिजिड मौजूद है। पीछे वाला हिस्सा क्या है, पोस्टीरियर हिस्सा सॉफ्ट होता है। क्लियर है जी। और सॉफ्ट होने के बाद पीछे जाके वो किस तरह से स्ट्रक्चर में चेंज होता है, लॉब्यूल की तरह चेंज हो जाता है। आगे वाला हिस्सा हार्ड है, उसमें रिजिड है, पीछे वाला सॉफ्ट है और किसमें चेंज हो गया है, वो घंटी की तरह स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है। जब आप जीभ बाहर निकालेंगे तो आपको अंदर में घंटी तरह लटकते रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, यूव्यूला। क्लियर है जी। चलिए अब काम देखते हैं, दोनों काम क्या है आखिर। अच्छा, ये जो ऊबर खाबर जो बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैलेंटाइन रूगी। आपको लिखना कुछ नहीं, सब आपके वीडियो में मिल जाएगा और प्लस आपके नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, आगे वाला जो ऊबर खाबर इसको क्या कहते हैं, पैलेंटाइन रूगी। और ये पीछे वाला हिस्सा यूव्यूला, इसका काम क्या है, तो आप समझते हैं। तो हम क्या कहें कि पैलेट जो है ये हमारे नेजल चेंबर और ओरल कैविटी को सेपरेट करता है। ये आगे से हार्ड होता है, पीछे से सॉफ्ट होता है। आगे जो हार्ड हिस्सा है उसमें ऊबर खाबर बना हुआ, रिजिड बना हुआ है, इसको हम लोग रूगी बोलते हैं। और पीछे जो सॉफ्ट हिस्सा है वो जाके एक लटका हुआ है घंटी की तरह, इसको हम लोग यूव्यूला बोलते हैं। अब ये जो ये ऊबर खाबर बना हुआ है, इसका काम क्या होता है, तो ये मांस को जब खाता है तो ये ऊबर खाबर होने के लिए कारण जो होता है वो ग्रिप बनाता है। जब कोई चीज ऊबर खाबर रहेगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ग्रिप बनाएगा। तो ये रुगी जो होता है, जिसको हम पैलेंटाइन रुगी बोलते हैं, ये मांस को जब कोई खाता है जानवर तो उसके बीच में पकड़ बनाता है ताकि उसका कस के खींच सके। यानी कि मतलब हुआ कि ये कार्निवोरस में ज्यादा, जब कार्निवोरस जानवर देखेंगे, उसका जब तालू देखेंगे ऊपर का, उसमें बहुत ज्यादा ऊबर खाबर होगा क्योंकि फ्रिक्शन बना रहा है। क्लियर है। अब वही जो ये घंटी नुमा स्ट्रक्चर यूव्यूला, इसका काम क्या है, इसका काम क्या होता है कि माउथ से जो खाना आता है वो किसी तरीका से वो नेजल चैम्बर में नहीं चले जाए, तो ये घंटी इसको रोकता है। ठीक है, ये साफ आप देख रहे हैं कि ये माउथ से जो फूड आ रहा है, ये यूव्यूला इसको रोक देगा ताकि ये खाना आगे नहीं बढ़े। तो यूव्यूला का काम क्या होता है कि जो प्रिवेंट करता है क्या चीज, बैक फ्लो ऑफ फूड टू द नेजल चैम्बर। ये फूड यहां से निकल के आगे नहीं बढ़ जाए, ये घंटी जो होता है वो आगे इसको रोकता है। ये लटका हुआ है, खाना आगे नहीं चल जाए, इसी कारण इसको रोकता है। क्लियर है जी। तो पैलेंटाइन में यही चीज पढ़े कि एंटीरियर हिस्सा कैसा होता है, हार्ड होता है, इसमें रिजिड होता है और ये फ्रिक्शन पैदा करता है ताकि वो मांस को खींच सके। ये कार्निवोरस में ज्यादा डेवलप होता है। पीछे वाला हिस्सा सॉफ्ट होता है, ये लॉब्यूल की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसको यूव्यूला बोलते हैं। और ये खाना को जो है नेजल चैम्बर में आने से रोकता है। क्लियर है जी यहां तक। अब ये देखिए डायग्राम, ये क्या हमारा नाक, ये नेजल चैम्बर। क्लियर है जी। ये हमारा क्या है, माउथ, ये ओरल कैविटी। क्लियर है जी। अब ये देखिए व्हाइट कलर का क्या है, यही हमारा क्या है, पैलेट है। ये क्या हमारा पैलेट है। अभी हम पहले बताए थे पैलेट इनकम्प्लीट होता है, बताया था ना पैलेट इनकम्प्लीट होता है। देखिए बीच में खत्म हो गया है। अब यहां से देखिए क्या हो रहा है कि यहां जो है ये यूव्यूला, ये क्या करेगा, खाना को ऊपर जाने से रोकेगा। क्लियर है। चलिए आपको एक बात और समझना है कि यूव्यूला और एपिग्लोटिस में डिफरेंस है। यूव्यूला क्या करता है, ये वह घंटी की तरह स्ट्रक्चर है जो खाना को ऊपर यानी कि नेजल चैम्बर में आने से रोकता है। एपिग्लोटिस का काम होता है खाना को विंड पाइप में आगे से रोकना। जब खाना यहां से निकलेगा तब दो रास्ता मिलेगा इसको, फूड पाइप और विंड पाइप। वहां पे ढक्कन एपिग्लोटिस है। ठीक है, तो काम देखा जाए तो दोनों का अलग अलग, दोनों अलग चीज है। यूव्यूला खाना को ये बक्कल कैविटी से नेजल चैम्बर में आने से रोकता है, ये ऊपर है। और यह जो है खाना को फूड पाइप में जाने देता है, विंड पाइप में आने से रोकता है, वो एपिग्लोटिस है। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो ठीक है, आप देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। बक्कोफेरेंजियल कैविटी, बक्कोफेरेंजियल कैविटी में क्या किया गया, बक्कोफेरेंजियल कैविटी में बक्कल कैविटी प्लस फेरिंग्स। क्लियर है जी। बक्कल कैविटी के बारे में हम आपको बताए, ये वाला हिस्सा हमारा जो है मुंह का हिस्सा बक्कल कैविटी, ये पूरा बक्कल कैविटी है। अपर रीजन ये देखिए पैलेट है, साइड में चारों तरफ से क्या है, टीथ है। लोअर रीजन में क्या है, टंग है। पहले मतलब पैलेट क्या है, तो इट इज अ बोनी स्ट्रक्चर्स विद सेपरेट नेजल चैम्बर फ्रॉम ओरल कैविटी। कोई दिक्कत नहीं आपको। अब वही लिखा हुआ है कि एंटीरियर एंड ऑफ पैलेट इज हार्ड, पैलेट का आगे का हिस्सा हार्ड होता है।
मेनी रिजेस होता है जिसको हम लोग पेलेंटाइन रुगी बोलते हैं, और दिस रुगी हेल्प्स इन ग्रिपिंग द फूड, और ये रुगी जो करता है क्या करता है, खाना को पकड़ने में मदद करता है। इट इज वेल डेवलप इन कार्निवोरस, और ये कार्निवोरस में ज्यादा डेवलप होता है। ठीक है। पोस्टीरियर इंड ऑफ पैलेट इज सॉफ्ट, जो इसका पीछे का हिस्सा होता है वो सॉफ्ट होता है, एंड फॉर्म्स लोब, लोब बनाता है जिसको कि हम अल्वा बोलते हैं। ठीक है। अल्वा प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड टू नेजल चैम्बर, अल्वा का काम क्या होता है, ये खाना को बैक फ्लो से बचाता है, वो पीछे जाने से बचाता है। नोट आपको एक बात याद रखना है, अल्वा एंड एपिग्लोटिस आर टू डिफरेंट थिंग्स, इसको आप लोग एक साथ नहीं कर सकते हैं। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए क्या है। ये सभी आपको हम बता चुके हैं, फिर से एक बार फिर से समझ लीजिए इसको क्या लिखा हुआ है। बोनी प्लेट इज इनकम्प्लीट, आपको हम बतलाए थे, ये जैसे देखिए आप खुद से डायग्राम में, ये जो आपको पैलेट है वो क्या है, यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, मीन्स इनकम्प्लीट है, यहाँ पे आगे खत्म हो रहा है, इनकम्प्लीट है, आगे नहीं है। तो बोनी प्लेट जो होता है इनकम्प्लीट होता है किस जगह पे, पोस्टीरियर साइड में, पीछे के जगह से। सो देयर इज ए क्या है, गैप फ्रॉम बैक साइड, इसीलिए क्या है, यहां से देखिए पूरा क्या है, गैप बना हुआ है। ठीक है, ये गैप बना हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिस गैप कनेक्ट नेजल चैम्बर फ्रॉम बकल कैविटी। देखिए ये नेजल चैम्बर इधर से आ रहा है ना, हम डायग्राम चेंज कर दे रहे हैं। ये देखिए ये नेजल चैम्बर इधर से आ रहा है, इधर से हमारा माउथ जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ जो गैप होने के कारण नेजल चैम्बर का हिस्सा और ये खाना का हिस्सा क्या होता है, मिलता है जगह पे, और इसी जगह को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स कहा जाता है। यही क्या है, फेरिंग्स है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फेरिंग्स भी आपको ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है कि टंग इज प्रेजेंट एट फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि बक्कल कैविटी के जो टंग होता है, ये जो बक्कल कैविटी इसका फ्लोर किससे बना हुआ है, टंग से बना हुआ है, नीचे जो क्या है, टंग है। पोस्टेरियर टंग इज अटैच्ड टू हायोइड बोन। ठीक है। अब टंग के बारे में समझेंगे। टंग के बारे में कुछ पॉइंट हम आपको पहले बताना चाहेंगे कि टंग जो है वो पीछे साइड से, देखिए ये जो हमारा टंग यहां पे अगर है तो टंग पीछे साइड से एक हड्डी से जुड़ा रहता है, इसको हायोइड बोन बोलते हैं। टंग पीछे जो है, ये जो हमारा टंग अगर मानते हैं पीछे जहां से जुड़ा हुआ है, हायोइड बोन इसको कहा जाता है। ठीक है। इट इज फ्री फ्रॉम एंटीरियर साइड। आप सभी को मालूम है कि आगे से टंग क्या है, फ्री है पूरा, तो आगे से ये फ्री होता है। ठीक है। अब कहना है कि आगे से फ्री है, लेकिन नीचे से इसको क्या किया गया है, एक लिगामेंट से इसको जोड़ा गया है ताकि टंग पलट ना जाए। ठीक है। ये जो पतला सा देख रहे हैं ये लिगामेंट, ये टंग को पलटने से बचाता है। इस लिगामेंट को हम लोग क्या कहते हैं, लिंगुअल फ्रीनूलम। ठीक है, आपको मालूम पड़ गया ये टंग को पलटने से बचाता है। एंटीरियर टंग हमारा फ्री है, पीछे हायोइड बोन से है, और नीचे किससे जुड़ा हुआ है, लिगामेंट से जुड़ा हुआ है। In some cases, lingual frenulum is short, also called as tongue tied. किसी किसी बच्चे में यह जो लिंगुअल फ्रीनूलम होता है, ये वाला हिस्सा ये छोटा होता है, जिसके कारण उसका जीभ जो है वो ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता है। जैसे हमारा जीभ देखिए, लेकिन उसका जीभ ये लिंगुअल जब नीचे से ये जो धागा है वो कस के नीचे खींचे हुए है, तो उसका जीभ ज्यादा नहीं उठेगा, इतना ही उठेगा, जिसके कारण उसका जीभ में फ्री मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसको हम कहते हैं टंग टायर्ड। दिस कॉजेज लिटिल मूवमेंट ऑफ टंग, जिसके कारण टंग में मूवमेंट बहुत कम होगा। ड्यू टू दिस देयर इज डिफिकल्टी इन स्पीच, इसके कारण बच्चे बोल नहीं पाएंगे, साफ साफ आवाज नहीं निकलेगा। देन डॉक्टर डिड सर्जरी ऑफ दिस लिगामेंट, उसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं, इस लिगामेंट को थोड़ा काट देते हैं ताकि वो जीभ क्या हो, फ्री हो सके, और इसी एंकाइलोग्लोसिया। ठीक है, ये सर्जिकल टर्म हो जाएगा एंकाइलोग्लोसिया, जिसमें कि क्या करते हैं हम लोग उसको थोड़ा सा कट कर देते हैं ताकि जो है वो बच्चा सही से बोल सके। ठीक है। अगर आप इसका डायग्राम देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए, है ना, ये क्या है, लिंगुअल फ्रीनूलम। इसी को कट कर देते हैं ताकि अभी इसका जीभ जो है वो पूरा जो है वो खुल सके और बच्चे जो है इसको साफ साफ बोल सके। क्लियर है जी। ये देखिए, ये है लिंगुअल फ्रीनूलम, इसको यहां से कट करेंगे। ठीक है। तो एक आपके लिए टर्म आया है एंकाइलोग्लोसिया। क्या पढ़े, बक्कल कैविटी, बक्को फेरेंजियल कैविटी मींस बक्कल कैविटी प्लस फेरिंग्स।
फेरिंग्स का थोड़ा सा आपको बता दिए हम कि पैलेटाइन जो हमारा पैलेट होता है वो पीछे से इनकम्प्लीट है, और ये नेजो चेम्बर और माउथ जहां पे मिल रहा है पीछे से उसको हम लोग फेरिंग्स कह रहे हैं। ये 3 भाग में रहेगा, नेजो, ओरो और लेरिंगोफेरिंग्स, वो आगे हम लोग देखेंगे। बक्कल कैविटी के बारे में पढ़े। इसका रूफ जो होता है इसको पैलेट बोलते हैं, इसका फ्लोर को टंग बोलते हैं, और चारों तरफ तीत होता है। तो हम लोग एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पैलेट के बारे में हर कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं पैलेट के बारे में, कि आगे एंटीरियर हिस्सा इसका हार्ड होता है, पोस्टीरियर हिस्सा सॉफ्ट होता है। एंटीरियर हिस्सा में रगी होता है, पोस्टीरियर हिस्सा जो होता है उसमें एक लॉब्यूल की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग प्लेंटाइन रगी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्वा बोलते हैं। उसके बाद इसका काम क्या है प्लेंटाइन रगी का, ताकि वो मसल्स जो भी मांस होता है उसको कैसे ग्रिप कर सके, ये कार्निवोरस में ज़्यादा डेवलप होता है। और अल्वा का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि वो जो हमारा बकल कैविटी है वहां से खाना जो है वो नेजल चैम्बर में ना आ जाए। क्लियर है जी। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टंग यानी कि फ्लोर। तो क्या कह सकते हैं कि टंग क्या है, तो टंग एक पूरा मस्कुलर स्ट्रक्चर है, पूरा मसल से बना हुआ है। इसमें बहुत सारा ग्लैंड भी मौजूद है, इसलिए हम कहते हैं टंग कैसा है। सबसे पहली बात कि हम लोग टंग के लिए वर्ड लिंगवा यूज कर सकते हैं या ग्लोसा यूज कर सकते हैं। लिंगवा ग्लोसा दोनों यूज होता है, ठीक है। कहीं भी आप ग्लोसा शब्द देखेंगे तो वो टंग होता है, लिंगुआ देखे वो भी टंग होता है, ठीक है ना। जैसे इस जीभ के नीचे भी देखे थे एक लिगामेंट होता है, उसको क्या हम लोग बोले, लिंगुअल फ्रीनोलम लिंगुआ, बता रहे आपको थे। उसी तरीका से हम लोग जब देखेंगे कि टंग के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या है, ग्लोसा है या आपको लिंगुआ है। टंग कैसा स्ट्रक्चर है, तो ये मस्कुलर है, ग्लैंडुलर, इस पर ग्लैंड भी बहुत सारा आपको दिखेगा। क्लियर है, ठीक है। अब टंग में मसल्स होता है, तभी तुम टंग को जिधर मन तिधर घुमाते हैं, और ये टंग हमारे कंट्रोल में है। और वैसा मसल्स जो हमारे कंट्रोल में है इसको हम लोग कौन सा मसल्स बोलते हैं, इसको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं या वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। या तो स्केलेटल मसल्स कहिए या इसको वॉलेंट्री मसल्स कहिए, ठीक है। अब टंग का काम क्या है, टंग से क्या क्या आप लोग कर सकते हो। पहला क्या है, टंग से आप किसी भी चीज का टेस्ट को महसूस करते हो। टेस्ट के लिए क्या वर्ड है, गस्टेशन में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद द गेस्टेशन अलग है, गेस्टेशन है वो आपको मिलता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, यहाँ गस्टेशन है। उसके बाद ये मेस्टिकेशन में जीभ क्या करता है, खाना को पलटता है और दांत चिबाता है, चबाने में मदद करता है। उसके बाद टेम्परेचर किसी भी खाना का कैसा है वो पता करने में मदद करता है, बोलने में मदद करता है। इसी तरह से बहुत सारा काम हमारे जो जीभ उसमें टंग का काम है, जो ये जो जीभ टंग उसका काम है। अब टंग में जब देखेंगे तो टंग को बीच से एक डिप्रेशन होता है, ऐसे करके ये टंग अगर है तो बीच से एक इसमें आपको लकीर टाइप का दिखेगा पतला सा, जो टंग को हाफ इक्वल हाफ में बांटता है। इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन सेप्टम। मीडियन सेप्टम है ना, मीडियम सेप्टम का मीन्स मीडियम इस मिडिल से बांटने वाला मीडियम सेप्टम। आप कभी जीभ निकाल के देखिएगा बीच से आपको लकीर दिखेगा, ठीक है। टंग जो होता है, टंग के अंदर मसल्स हम पहले बताया आपको कि टंग के अंदर जो मसल्स होता है उसको क्या करता है, मूव करने में, मूवमेंट करने में मदद करता है। टंग में 2 तरह का मूवमेंट होता है, एक कि आप टंग को जिधर मन तिधर घुमा रहे हैं ना, जैसे मन वैसे घूम रहा है। एक टंग का हम लोग शेप चेंज करते, देखिए से टंग क्या हो गया, शेप चेंज किया। तो टंग को मूव करने के लिए अलग मसल्स है और टंग का शेप चेंज करने के लिए अलग मसल्स है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक मसल्स और इंट्रिंसिक मसल्स वो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। टंग को जो भी मसल्स कंट्रोल करता है वो हमारे ब्रेन से निकलता है। ब्रेन से जो नर्व निकलता है उसको क्रेनियल नर्व बोलते हैं। टोटल लगभग 4 to 5 जो नर्व है वो हमारे टंग में आता है, जो कि हमारे ब्रेन से निकलता है और हमारे टंग की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, चाहे टंग के मूवमेंट में हो या टेस्ट को लेकर। बेसिकली 2 काम कर रहा है ना। उसके बाद कुछ टेम्परेचर को भी ये पता करता है, महसूस करता है। टंग का मेन काम क्या है ऐसे बहुत सारा काम है, मेनली हम लोग टंग का काम समझते हैं स्वाद को लेना, है ना, किसी भी टेस्ट को महसूस करना। टंग के ऊपर में एक मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। टंग जो है किससे कवर है, म्यूकस के मेम्ब्रेन से कवर है। आप खुद देख रहे हैं मुंह में पूरा चिपचिपा पदार्थ है, वो म्यूकस का एक मेम्ब्रेन हमारे टंग के ऊपर है। टंग में आप देखोगे कि आखिर टंग में बहुत सारा स्वाद महसूस होता है। हम लोगों को क्यों महसूस होता है, टंग में आखिर है क्या जो हम लोग टेस्ट को महसूस करते हैं कि ये सावर है, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीखा है, ये कड़वा है, कैसे मालूम पड़ रहा है। क्योंकि टंग का जो आप देखेंगे जो एक लेयर है इसमें आपको कुछ पहाड़ की तरह हिल लाइक प्रोजेक्शन दिखेगा। उसको जूम करके देखते हैं तो आप, इसको पैपिला हम लोग बोलते हैं,
ये क्या है, तो ये आउटग्रोथ, लेमिना प्रोपेरिया का लेयर होता है टंग के ऊपर, इसका आउटग्रोथ है, ठीक है। और ये चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, तो ये स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से घिरा हुआ है ना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से ये घिरा हुआ है, ठीक है। और हर एक पेपिला के अंदर छोटा छोटा टेस्ट बड है। सिंपल, ज्यादा उतना डीप में समझिए, सिंपल से इतना बात समझिए कि हमारा जो टंग है इसमें बहुत सारे हिल लाइक ऐसे प्रोजेक्शन है, ये पेपिला है, ठीक है ना। ये हमारा जीभ है, जीभ पे ऐसे से बहुत सारे पेपिला है, और इस पेपिला के अंदर आपको क्या है, टेस्ट बड है। आप कुछ भी खाते, और ये पेपिला जो है इसमें क्या है, ऐसे कुछ आपको पिट है, छेद है, कोई भी स्वाद घुल के इस छेद में से घुसता है, ये सेम टू सेम है, बिन जगह खाली ना, टेस्ट घुसेगा और इसके अंदर क्या टेस्ट बड है, उसको महसूस करेगा और वो ब्रेन तक भेजेगा कि भाई ये ऐसा टेस्ट है। क्लियर है जी। तो हम लोग पहले समझते हैं, एक आपको हम छोटा सा डायग्राम दिखाना चाहेंगे जिससे आपको टेस्ट बड के बारे में मालूम पड़े। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिए, पहले हम बतलाए थे कि जो हमारा पेपिला है वो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, तो ये स्ट्रेटिफाइड ये स्क्वेमस एपिथेलियम से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये एक हम पेपिला आपको दिखा दिए, ठीक है, ये पेपिला दिखा दिए। और ये क्या है, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, जो कि आप टिश्यू में अच्छा से देख पाएंगे जब टिश्यू आप लोग पढ़ेंगे। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ये स्क्वेमस एपिथेलियम है। क्लियर है। चलिए अब हम इसके अंदर क्या बताया आपको कि इसके अंदर टेस्ट बड होता है, हर एक पेपिला के अंदर टेस्ट बड है, ठीक है। टेस्ट बड में बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सेल मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे मान लेते हैं, समझते हैं। 3 तरह के सेल कौन है, एक है हमारा सपोर्टिंग सेल, एक हमारा जो नीचे वाला सेल है इसको हम कहते हैं बेसल सेल, और एक जो मेन सेल है इसको हम कहते हैं गस्टेटरी सेल। क्लियर है जी। चलिए अभी ये हमारा टंग के ऊपर में क्या है, पेपिला है, टंग के ऊपर में क्या है, पेपिला है। अब कोई भी चीज को आप रखते हो तो मुंह के अंदर क्या म्यूकस है, सलाइवा, लार है, तो वो स्वाद क्या होता है, घुलता है। जब स्वाद घुलेगा तो ये घुला हुआ स्वाद जो है ये इस छेद में आता है, इसको हम कह सकते हैं गस्टेटरी पिट, ठीक है। और देख रहे हैं हम क्या कि जो गस्टेटरी सेल है इसके ऊपर से एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इसको हम कहते हैं गस्टेटरी हेयर या टेस्ट हेयर, कुछ भी आप कहिए, ठीक है। अब जैसे ही ये गस्टेटरी पिट में ये कोई स्वाद है, ये आया, इसको कौन रिसीव करेगा, गस्टेटरी हेयर रिसीव करेगा। गस्टेटरी हेयर रिसीव करके किसको देगा, गस्टेटरी सेल को देगा। गस्टेटरी सेल से क्या जुड़ा हुआ है, ये देखिए, ये क्या है, गस्टेटरी नर्व सेल, और ये कहां चला जाएगा, ब्रेन तक, क्योंकि गस्टेटरी नर्व सेल कैसा है, सेंसरी क्या करता है, सेंस ऑर्गन, जीभ क्या सेंस ऑर्गन, यहां से खबर ब्रेन तक लेके जाता है। तो गस्टेटरी नर्व सेल क्या हो गया, क्रेनियल नर्व, वो भी कैसा, सेंसरी, ताकि ये कहां से कहां लेके गया, सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक, ठीक है। स्टेम से, अच्छा, बेसल सेल का दूसरा नाम है स्टेम सेल। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सपोर्टिंग सेल को बनाना, और यही सपोर्टिंग सेल जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, गस्टेटरी रिसेप्टर सेल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, टेस्ट को रिसीव कर रहा है। गस्टेटरी रिसेप्टर सेल 10 से 12 दिन में खत्म मर जाता है। तो बेसल सेल जिसको हम स्टेम सेल बोलते हैं, वो स्टेम सेल का आपको मालूम होगा, जो चीज बहुत अच्छा से रिप्लिकेट करके नया नया बनाते रहता है। तो स्टेम सेल जो है, गस्टेटरी ये बेसल सेल जो है, ये क्या करता है, सपोर्टिंग सेल बनाता है, ठीक है। और यही सपोर्टिंग, इसको हम लोग सब टेंटिकुलर सेल भी कहते हैं। यह सपोर्टिंग सेल क्या करता है, यह चेंज हो जाता है आपको गस्टेटरी में, गस्टेटरी सेल में, जिसको न्यूरो एपिथेलियल सेल भी कहा जाता है,
ठीक है, और यही जाके चेंज किस में कर गया है, तो सब काम क्या है, तो स्टेम सेल यानी कि बेसल सेल बनाएगा सपोर्टिंग सेल या सब टेंटिकुलर सेल, और यही चेंज हो जाएगा किसके अंदर, गस्टेटरी सेल, या आप कह सकते हो इसको न्यूरो एपिथेलियल सेल में। इसका लाइफ 10 से 12 दिन होता है। तो अच्छा, ये क्या था हमारा, ये हमारा क्या है, पेपिला, और ये हमारा क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो ये हमारा जीभ है, जीभ के ऊपर क्या है, हिल लैक प्रोजेक्शन पेपिला है, और हर एक पेपिला के अंदर क्या है, टेस्ट बड्स है। टेस्ट बड्स में कितना सेल होते हैं, 3 सेल होते हैं। ठीक है, तो पेपिला के अंदर टेस्ट बड होता है। क्लियर है जी। तो कोई आपसे पूछे कि पेपिला क्या है, टंग कहेंगे, टंग क्या है, तो टंग एक मस्कुलर और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, टंग के ऊपर पूरा पेपिला बिखरा हुआ है। पेपिला क्या है, तो लेमिना प्रोपेरिया टंग के ऊपर एक लेयर होता है, उसका प्रोजेक्शन है, जो कि चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। और इस पेपिला के नीचे क्या है, हर एक पेपिला के अंदर क्या है, टेस्ट बड है, और ये क्या है, गैप है। जैसे कोई स्वाद घुल के पिट के अंदर आता है, छेद के अंदर आता है, उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि किसमें जुड़ा हुआ है, गस्टेटरी सेल्स जुड़ा हुआ है। वो हेयर लाइक जो है स्ट्रक्चर, वो इस स्वाद को लेता है और गस्टेटरी सेल को देता है, और वह सेल क्या करता है, नर्व के द्वारा इसको ब्रेन को भेजता है। फिर हम लोग महसूस कर पाते हैं कि स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है। क्लियर है जी। तो ये बेसिक चीज है। ठीक है, तो अब इसी चीज में जो जो चीज लिखा हुआ है, इसको हम आपको एक वीडियो के ये डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं, आपको सभी को समझ में आ जाएगा और भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है जी। चलिए, सबसे पहले हम क्या बताया आपको, ये आप देखेंगे टंग का डायग्राम है। ठीक है, टंग के डायग्राम में हम क्या देखे हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिंगुआ और ग्लोसा। इसको लिंगुआ या ग्लोसा दोनों कहते हैं। ये मस्कुलर है, ये ग्लैंडुलर है, ग्लैंड्स बहुत सारे मौजूद इसके ऊपर है। इसके ऊपर म्यूकस का एक मेम्ब्रेन है। टंग हैव स्केलेटल या वॉलेंट्री मसल्स है। ठीक है, ताकि जिसके कारण टंग मूव कर पाता है। इट फॉर्म बेस ऑफ बक्कल कैविटी, और हम खुद पढ़ेंगे कि यह क्या करता है, बक्कल कैविटी का बेस को बनाता है, नीचे रहता है ये। ठीक है, फंक्शन क्या है, मैस्टिकेशन चबाना, सोलिंग घोटने में टंग ही मदद करता है। ब्रशिंग टीथ, कभी कभी आप अपने दांत में फंसा हुआ चीज को भी जिससे निकाल सकते हैं टंग से। बोलने में मदद करता है। रोलिंग ऑफ फूड, आप बार बार खाना को घुमा घुमा कर चबाते हैं। गस्टेशन, स्वाद को महसूस करने में मदद करता है। टेम्परेचर को महसूस करता है, प्रेशर को महसूस करता है, और दर्द में अगर कुछ चुभ जाए तो आपको दर्द भी महसूस होता है। क्लियर है। थ्रू आउट लेंथ टंग इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय स्लाइट डिप्रेशन कॉल्ड एज मीडियन सेप्टम। ये देखिए, ये गड्ढा सा दिख रहा है, ये मीडियम क्या है, सेप्टम है, जो पूरे टंग को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर आपको और हम दिखाना चाहेंगे कि टंग में आप देखेंगे कि आप जब महसूस करेंगे, जब आप जीभ को बहुत बाहर निकालें तो अंदर में आपको बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा टाइप का दिखेगा, अंदर साइड में, तो अंदर से ये देखिए, ये लिंगुअल टॉन्सिल है। टॉन्सिल का मतलब होता है लिम्फेटिक ऑर्गन्स, जो कि इसके अंदर बहुत सारे आपको WBC सब मिलेंगे, और आपको ये प्रोटेक्ट करता है किससे, बैक्टीरिया सबसे। ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज और देखना है, हम बताए थे कि टंग के ऊपर बहुत सारे पेपिला हैं, तो टोटल हम लोगों के पास 4 तरह के पेपिला हैं। पहला पेपिला जो होता है वो ये है, जो कैसा है, इन्वर्टेड भी की तरह। भी कैसा होता है, ऐसा। ये कैसा है, ऐसा। ठीक है, इसको हम नाम दिए हैं सर्कमवैलेट। क्लियर है। उसके बाद किनारा में आप देखेंगे ऐसे कटा हुआ जो है पत्ता की तरह स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं फॉलिएट पेपिला, जो कि ये बच्चा में रहता है, बाद में ये खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे किनारा किनारा यहाँ पे छोटा छोटा रहता है, इसको हम फंगी फॉर्म पेपिला बोलते हैं, क्योंकि ये मशरूम की तरह दिखता है, इसका शेप मशरूम होता है ना। फंगी कैसा होता है, मशरूम की तरह। उसके बाद पूरे टंग में जो बिखरा हुआ है छोटा 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 छोटा, इसको हम कहते हैं फीली फॉर्म। फील का मतलब होता है भरना, तो जो पूरा जगह खाली है इसको भरने वाला होगा फीली फॉर्म पेपिला। तो टोटल 4 पेपिला होता है। कौन कौन सा, सर्कमवैलेट सबसे बड़ा होता है, फिर किनारा में आपको फॉलिएट होता है लीफ की तरह, फिर मार्जिनल जो होता है ये आपका होता है कौन सा, ये होता है आपका फंगी फॉर्म, और पूरा भरा रहता है वो कहलाता है फिली फॉर्म। सभी के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है। अब देखेंगे हम लोग एक चीज और, हम बताए थे कि टंग के अंदर मसल्स होता है जिसके कारण टंग मूव करता है। कौन कौन सा मसल है, तो एक है लार्ज एक्सट्रिंसिक मसल्स, बड़ा सा जो जीभ के बाहर है, एक्सट्रिंसिक बाहर।
ठीक है, इसका काम क्या है, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ टंग, ये टंग को आगे पीछे दाएं बाएं करने में मदद करता है। एक क्या है, स्मॉल इंट्रिंसिक मसल्स, छोटा सा होता है लेकिन जीभ के अंदर होता है, इसका क्या है, हेल्प इन चेंजिंग शेप ऑफ टंग, ये जीभ के आकार को, जीभ के शेप को चेंज करने में मदद करता है। ठीक है, दो तरह का मसल्स है, एक एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक मसल्स है, एक मूवमेंट में मदद करता है और एक किसमें मदद कर रहा है, तो हेल्प इन चेंजिंग द शेप में। अब यह जो मसल्स अपने मन से तो काम नहीं करेगा, कोई तो उससे काम करवाएगा, कोई नर्व तो जरूर आएगा, और कॉमन सी बात है ये अगर मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा टंग का कनेक्शन किससे है, ब्रेन से, क्योंकि ब्रेन ही हमारा वॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन से जो नर्व निकलेगा उसको कहेंगे क्रेनियल नर्व, और ऐसा तो बहुत सारा नर्व निकलता है तो नाम देना पड़ेगा, तो नाम यहाँ पे क्या है, हाइपोग्लोसल नर्व। देखिए क्या है, ग्लोसल, ग्लोसा यानी कि टंग, हाइपोग्लोसल नर्व, और ये कैसा नर्व है, क्रेनियल नर्व, क्योंकि ब्रेन से निकलता है। तो ब्रेन से जो नर्व निकल के टंग में जाता है और टंग के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, वैसे नर्व को हम कहते हैं हाइपोग्लोसल नर्व। ये कैसा नर्व है, क्रेनियल नर्व है। क्लियर है जी। चलिए अब क्या है, पैपिले, क्या लिखे हम, अपर एंड लेटरल सरफेस ऑफ टंग कंटेन प्रोजेक्शन ऑफ लेमिना प्रोपेरिया कवर्ड विद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जैसा भी आपको बताए थे। टंग जो है, टंग के ऊपरी हिस्सा है ना, ये जीभ का ऊपर हिस्सा और साइड साइड में क्या है, पेपिला मौजूद है। ठीक है, और ये क्या है, तो कहेंगे प्रोजेक्शन, जो लेमिना प्रोपेरिया का जो लेयर है वो क्या हो गया, लेयर बीच से उठ उठ के क्या बन गया, पहाड़ की तरह स्ट्रक्चर बन गया है, और इसके ऊपर क्या चीज का कवर है, एक एपिथेलियम लेयर का कवर है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। आपको हम पहले बतलाया कि 4 तरह का पेपिला है, सर्कमवैलेट, फोलिएट, फिलीफॉर्म और फंगीफॉर्म। फंक्शन ऑफ पेपिला क्या है, इज टू सेंस टेस्ट, टेस्ट को महसूस करने में। पेपिला है टेस्ट बड, पेपिला के अंदर क्या होता है, टेस्ट बड होता है, विच हेल्प इन गस्टेशन, जो कि स्वाद को महसूस करने में मदद करता है। ओनली स्पेसिफाइड टेस्ट कैन बी फेल्ट एट स्पेसिफाइड प्लेस, जीभ के अलग अलग जगह पे फिक्स होता था कि यहाँ पे ये स्वाद, यहाँ पे ये स्वाद महसूस होगा। पहले हम लोग मानते थे, जैसे कि आप देखिए डायग्राम में हम आपको दिए हुए हैं, और अभी तक आप लोग सीखते थे कि ये छोटा सा आपको दिखता होती, आपका क्या है, वो अलवा, वो जो आप पढ़े थे सॉफ्ट पैलेट का जो नीचे कैसा है। अब देखिए हम लोग पहले ये मानते थे कि आखिर ये अगर टंग है, ये टंग है, तो इसका ये हिस्सा बीटर को महसूस करता था। ठीक है, ये हिस्सा कैसा था, स्वीट के लिए, फिर ये क्या था, सावर के लिए, फिर क्या था, ये साल्टी के लिए। तो पहले हम लोग ये मानते थे कि जीभ में अलग अलग जगह पे अलग अलग स्वाद महसूस होता है, बट रिसेंट स्टडी, लेकिन जो हाल में पढ़ा गया है, ये यह कहता है टेस्ट कैन बी फेल्ट एट एनी प्लेस ऑफ टंग। टेस्ट जो है, जो भी है, वो कोई भी स्वाद हम अगर मीठा को अगर हम यहाँ भी रखेंगे तो हमको महसूस होगा। तो रिसेंट ये कहा जाता है स्टडी कि जो भी स्वाद है वे जीभ के किसी भी जगह पे महसूस किया जाएगा। तो अब आप इसको नहीं कर सकते, है ना, फिर भी एक जनरल नॉलेज के लिए आप इसको देख लेंगे। फिर क्या रहा है, नॉर्मली हम लोग 4 तरह का स्वाद पढ़ते थे, कौन सा, बीटर, सावर, साल्टी, स्वीट। लेकिन एक नया स्वाद आ गया, उमामी। उमामी का मतलब होता है बहुत ही स्वादिष्ट। ठीक है, उमामी एक चाइनीज टर्म है, इसका मतलब होता है मीठी और सेवेरी, मीन्स बहुत ही स्वादिष्ट। अब याद करेंगे, उमामी स्वाद जो आपके मुंह में डेवलप होता है, इसको जो आपके मुंह में जो पेपिला है, जो टेस्ट बड है, आपके पास एक ऐसा एक केमिकल जिसको कहते हैं ग्लूटामिक एसिड। जब ये ग्लूटामिक एसिड जब आपके जीभ पे जाता है तो ये आपके जीभ के अंदर एक बहुत ही अजीब सा टेस्ट बड को सेंसेशन पैदा करता है और बहुत ही खूबसूरत सा स्वाद मुंह में आता है। तो ये लिखा हुआ है कि ग्लूटामिक एसिड एक्टिवेट टेस्ट बड, और मार्केट में एक पाउडर बिकता है, इसको हम कहते हैं एजिनोमोटो पाउडर, जिसके अंदर एक केमिकल होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, यह ग्लूटामिक एसिड हो गया। ठीक है, इन फास्ट फूड इट इज यूज्ड बट इट कॉजेस कैंसर। ठीक है ना, तो ये जो है ये एजिनोमोटो पाउडर, इसके अंदर एमएसजी मिलता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। यही ग्लूटामेट जब जीभ पे पड़ता है तो वो क्या करता है, टेस्ट बड को एक्टिवेट करता है, बहुत ही खूबसूरत सा स्वाद आता है। चाइनीज फूड देखते हैं, उसमें एक अजीब सा स्वाद आता है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा सा, लेकिन ये कैंसर भी कॉज करता है। तो एक स्वाद आ गया उमामी। ठीक है, फिर उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके टेस्ट बड के बारे में। सबसे पहला सर्कमवैलेट। सर्कमवैलेट अभी आपको हम दिखाए थे कि ये हमारा टंग है, तो सर्कमवैलेट पीछे की साइड में, ये क्या हो गया, पोस्टेरियर हिस्सा, और ये एंटेरियर हिस्सा, और ये हमारा क्या है, मीडियन सेप्टम।
तो सर्कमवैलेट इट इज अरेंज इन इन्वर्टेड भी, उल्टा भी की तरह, वो भी कहां पे, पोस्टेरियर पार्ट ऑफ टंग, यानी कि सीधा भी कैसा होता है, ऐसा, तो ये उल्टा भी की तरह है, ऐसा। इट एग्जिस्ट इन 10 to 12 इन नंबर, इसका संख्या कितना होता है, ये 10 से 12 की संख्या में होता है। और हम क्या बताए थे, पेपिला के अंदर क्या मौजूद है, टेस्ट बड मौजूद है, तो वही लिखा हुआ है इच कंटेन 100 to 300 टेस्ट बड। मीन्स अगर एक सर्कमवैलेट लिया जाए तो इसके अंदर 100 से 300 टेस्ट बड आपको दिखाई देंगे। क्लियर है जी। और सर्कमवैलेट जो होता है ये सबसे बड़ा साइज का पेपिले होते हैं। ठीक है, तो यहां आपका सर्कमवैलेट हो गया। अब आगे क्या क्या देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग का क्या है, टेस्ट बड। तो पहले पेपिला अपना 2-3 बचा है, फिर हम लोग टेस्ट बड देखते हैं। फिर क्या है, फंगी फॉर्म, इट इज मशरूम शेप। फंगी का शेप कैसा होता है, मशरूम, इसीलिए इसका नाम दिया गया, इसका शेप मशरूम की तरह, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, फंगी फॉर्म। स्कैटर्ड ऑल ओवर द टंग, ये पूरे जीभ में फैला हुआ है, और ईच कंटेन 5 to 6 टेस्ट बड। वहां पे 100 से 300 था सर्कमवैलेट के अंदर, लेकिन फंगी फॉर्म में मात्र आपको कितने रहते हैं, टेस्ट बड, 5 से 6। ठीक है। फिर है फोलिएट, है ना। फोलिएट क्या है, इट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये अगर टंग है तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर और कहां पाया जाता है, तो इट इज प्रेजेंट एट लेटरल साइड ऑफ टंग, ये जीभ के लेटरल साइड में, बगल में। फिर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या लिखा हुआ, इट इज फंक्शनेबल इन इन्फेंट, ये बच्चे में मौजूद होता है। एंड विथ एज इट गेट डिसअपियर, लेकिन उम्र के साथ फिर ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर। फिर क्या है, फीलीफॉर्म, इट इज पिंकिश इन कलर। फीलीफॉर्म पेपिले जो होता है वो पिंक कलर का होता है, ये पूरे जीभ में फैला हुआ है। इट इज स्कैटर्ड ऑल ओवर द टंग, देख रहे हैं। इट डू नॉट कंटेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर कोई भी टेस्ट बड मौजूद नहीं होता है। आप कहेंगे पेपिला है और ये टेस्ट इसके बड ही नहीं है, तो फिर इसका काम क्या है, क्योंकि पेपिला का तो मेन काम है टेस्ट को पता करना, और पेपिला के अंदर टेस्ट बड है जो कि टेस्ट को महसूस करता है। और जो फिलीफॉर्म पेपिला है इसके अंदर टेस्ट बड है ही नहीं, तो फिर इसका काम ही नहीं है, तो फिर इसको है क्यों। तो क्या लिखा हुआ है, इट्स मेन फंक्शन इज टू मेक टंग रफ। ये पूरे जीभ में, जीभ को क्या करता है, पूरा खुरखुरा करता है, रफ कर देता है। क्यों रफ करता है, तो इट इज हाईली डेवलपिंग कार्निवोरस। कार्निवोरस का जब जीभ देखेंगे बहुत ही रफ होता है, वो इतना जीभ उसका रफ होता है कि अगर आपके हाथ पे भी अगर वो 5-6 बार वो चाट ले तो आपका हाथ का मांस जो है वो छील देगा। तो वो अपने जीभ से ही मांस को छील छील के खा सके, इसी कारण से कार्निवोरस में ज्यादा डेवलप होता है। तो याद रखेंगे कि फिलीफॉर्म जो होता है वो छोटा पेपिला पूरे जीभ पे फैला हुआ है, और इसका रंग पिंक है, इसी कारण से आपका पूरा जीभ का टंग का जो रंग है वो कैसा है, पिंकिश इन कलर है। इसमें कोई भी टेस्ट बड नहीं होता है। इसका काम क्या है, तो ये टेस्ट बड नहीं होने के बाद भी इसका मेन काम है कि ये कार्निवोरस में ज्यादा डेवलप होता है, और जिसके कारण कि ये कार्निवोरस जीभ जो है वो किसी भी चीज को नोच नोच ये चाट चाट के भी खत्म कर सकता है। ठीक है। टेस्ट बड हम आपको पहले भी बता चुके हैं। टेस्ट बड में क्या लिखा हुआ है, इट कंटेन 3 टाइप्स ऑफ सेल। कौन कौन सा, बेसल सेल हम आपको बताए थे, उसके बाद क्या है, सपोर्टिंग सेल, गस्टेटरी रिसेप्टर सेल। बेसल सेल को स्टेम सेल बोले, इसको सब टेंटेकुलर सेल बोले, और इसको न्यूरोएपिथेलियल सेल बोले। ठीक है। तो आप यहां डायग्राम भी देख सकते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, बेसल सेल, सपोर्टिंग सेल्स, लिखा हुआ है बेसल सेल फॉर्म। आपको पहले बताया कि बेसल सेल क्या करता है, सपोर्टिंग सेल को बनाता है, और जो बाद में यही सपोर्टिंग सेल क्या करता है, चेंज कर जाता है गस्टेटरी सेल के अंदर। लाइफ ऑफ गस्टेटरी सेल हम पहले बताया आपको कितना होता है, करीब करीब 10 डेज होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको अभी जो बताए थे इसमें से आप देखिए, ये येलो कलर वाला आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको गस्टेटरी सेल। ये छोटा छोटा जो आपको दिख रहा है नीचे वो क्या हो गया, बेसल सेल। और ये जो आपको लंबा लंबा जो दिख रहा है ये ब्लू कलर में, ये क्या हो जाएगा आपका सपोर्टिंग सेल। क्लियर है जी। और ये हम क्या बतलाए थे, ये देखिए आपको बीच में यहाँ से कोई भी स्वाद आएगा और ये पिट में घुसेगा, गड्ढा में घुसेगा, और गड्ढा के अंदर क्या है, पूरा यहाँ से देखिए हेयर दिख रहा है, गस्टेटरी हेयर, ये पूरा स्वाद पकड़ के यहाँ से आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ से नर्व निकला हुआ है, गस्टेटरी नर्व सेल, जो कि कहाँ चला जाएगा, ब्रेन के अंदर। और ये चारों तरफ क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। कोई दिक्कत, तो यही आपका टेस्ट बड का एक पिक है। एक और हम देखते हैं पिक कैसा है, ये देखिए फिर से दिखाया गया है, देखेंगे आप इसको। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 ही मेन सेल दिखाई गया आपको, गस्टेटरी नर्व आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये सभी क्या आपका है, गस्टेटरी सेल, और ये क्या है, गस्टेटरी हेयर
और ये क्या है, कोई स्वाद आया है, ये इसको रिसीव करेगा, फिर ये सेल में आएगा, ये नर्व पकड़ेगा, नर्व इसको ब्रेन तक भेजेगा। और ये क्या आपका है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। ठीक है, क्या लिखा हुआ देखते हैं, नर्व सप्लाई टू टंग। अब जीभ में कुछ नर्व है जो कि काम करवाएगा। गस्टेटरी सेल हैव हेयर कॉल्ड गस्टेटरी हेयर। देखिए इसमें हेयर है, इसको गस्टेटरी हेयर कहा गया। ये क्या करता है, टेस्ट को रिसीव करता है, इट रिसीव द टेस्ट। देयर आर टेस्ट पोर, जो हम पिट भी कहते हैं, यहाँ पे टेस्ट पोर है। गस्टेटरी नर्व इज अटैच टू गस्टेटरी सेल। गस्टेटरी सेल में गस्टेटरी नर्व लगा हुआ है। ये कैसा नर्व है, ये सेंसरी नर्व है। सेंसरी नर्व किसको कहते हैं, वैसा नर्व जो सेंस ऑर्गन से खबर को लेकर ब्रेन तक जाए। तो देखिए यहां से खबर ब्रेन तक जा रहा है, तो लिखा हुआ इट इज अ सेंसरी नर्व। और इसका काम क्या है, इट कैरी इंपल्स टू ब्रेन, ये खबर ब्रेन तक लेके जाता है। क्लियर। अब हम देखेंगे कि फ्यू क्रेनियल नर्व इंटर इन टंग एंड कंट्रोल इट। कुछ ऐसे नर्व हैं जो ब्रेन से निकल के हमारे जीभ में जाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी काम तभी करेगा जब उसको ब्रेन रेगुलेट करेगा, और ब्रेन तो खुद जा नहीं सकता, वो नर्व के द्वारा कंट्रोल करेगा। तो देखते हैं कि हमारे जीभ में कौन कौन सा नर्व आता है। पहला है फेशियल नर्व। ये अगर हमारा टंग है तो टंग का 2/3 हिस्सा और 1/3 हिस्सा, तो ये क्या कर रहा है, इट कंट्रोल एंटेरियर, आगे का 2/3 हिस्सा को ये कंट्रोल करता है। कौन, फेशियल नर्व। मीन्स आगे का जो 2/3 हिस्सा में जो भी स्वाद महसूस होगा, जो भी स्वाद आएगा, इसका खबर कौन लेकर जाएगा, फेशियल नर्व। पीछे का 1/3 हिस्सा को कंट्रोल कौन करता है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसो आ गया मीन्स क्या हो गया, टंग हो गया। तो पीछे का जो 1/3 हिस्सा है उसको कंट्रोल कौन करेगा, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है। तीसरा क्या है, ट्राइजेमिनल नर्व। जर्मिनल नहीं है, जेमिनल है, ट्राइजेमिनल नर्व। नाम से मालूम पड़ा, ट्राई मीन्स ये 3 काम करता है। क्या क्या करता है, ये प्रेशर, जीभ के अंदर दबाव को, दर्द को, और जीभ के ऊपर टेम्परेचर को, ये जो भी बदलाव होता है इसको ये बतलाता है ब्रेन को। फिर क्या है, एक वेगस नर्व है। ठीक है, वेगस में बहुत इंपॉर्टेंट नर्व होता है, प्रेजेंट एट बैक ऑफ टंग, ये जीभ के पीछे रहता है, और यह भी मदद किसमें करता है, गस्टेशन में, टेस्ट में। और ये नर्व के बारे में तो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे। हाइपोग्लोसल नर्व कहाँ रहता है, ये स्केलेटल मसल्स ऑफ टंग, और ये किसमें मदद करता है, पढ़े थे ना, लार्ज एक्सट्रिंसिक मसल्स और स्मॉल इंट्रिंसिक मसल्स जो मूवमेंट करता है, कौन कंट्रोल करता था, हाइपोग्लोसल, जो कि क्रेनियल नर्व है, वो ये है। ठीक है, जीभ के अंदर कौन सा मसल, स्केलेटल मसल्स, और इसी मसल्स में जुड़ा हुआ है वो ब्रेन का नर्व। ये स्केलेटल मसल्स को जैसा आदेश देता है वो मूव करता है या रोल करता है। मूव करेगा कौन, एक्सट्रिंसिक मसल्स, और रोल कौन करवाएगा, इंट्रिंसिक मसल्स। क्लियर है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, फ्लेवर क्या होता है। बहुत आदमी कहते हैं इसका अच्छा फ्लेवर है किसी खाना का, या किसी खाने का बहुत अच्छा टेस्ट है। फ्लेवर और टेस्ट में अंतर यह है कि फ्लेवर का मतलब होता है हर एक कुछ, जैसे कि खाना का स्वाद प्लस किस तरीका से उसको टेक्सचर है, कितना उसका साइज, शेप कैसा है खाने का, अरोमा उसका सुगंध कैसा है, शेप उस खाना का रूप आकार कैसा है, प्रेजेंटेशन किस तरीका से आपके सामने परोसा जा रहा है, रंग कैसा उसका देखने में लग रहा है, उसका टेम्परेचर कैसा है। आपको बिना हल्दी खाना देंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो फ्लेवर का मीन्स होता है वे, फ्लेवर का मतलब होता है वो हर एक कुछ, खाना आप कैसे दे रहे हैं। आपको खाना बहुत अच्छा बना लेकिन बहुत उल्टा फुल्टा करके दे दी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। टेस्ट है लेकिन टेस्ट है, हल्दी नहीं रहेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो टेस्ट और अरोमा में ये डिफरेंस है। टेस्ट का मीन्स स्वाद, और अरोमा का मीन्स स्वाद, कैसे उसको रखा गया है, उसका लुक कैसा आ रहा है, हर एक कुछ उसके अंदर आता है, ये कहलाता है फ्लेवर। याद रखेंगे फ्लेवर और टेस्ट में डिफरेंस है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त हुआ है। आज हमारा पहला क्लास था। तो आप सभी, सबसे पहला आपसे ये मेरा रहेगा रिक्वेस्ट कि आप सभी पहले ये बताएंगे कि जो हम पढ़ाए आपको समझ में आया, आप सेटिस्फाइड हुए कि नहीं, वो आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और दूसरी बात कि क्या आपको लेक्चर फास्ट भी लगा है, तो ये भी आप बताएंगे। और तीसरी बात कि किसी प्रकार का अगर कोई सुधार आपको चाहिए कि सर आप इस तरीका से सुधार करिए, तो वो भी आप बताएंगे। क्योंकि मेरे से आप पढ़ाई सीखेंगे और आपसे हम प्रेजेंटेशन सीखेंगे कि किस तरीका से हमें आपको पढ़ाना है। क्लियर है। तो एक बार फास्ट में रिकैप कर देते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, और फिर अगले लेक्चर में भी इसी चीज को फिर से रिकैप कर देंगे हम लोग क्या पढ़े हैं। तो इसमें 2-3 बार जब रिकैप होगा तो आपके दिमाग में वो चीज आएगा। तो हम लोग स्टार्टिंग किए कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है,
फिर हम लोग पढ़े कि डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे बॉडी में काम क्या है, फिर पढ़े डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, फिर एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट क्या है, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ से होता है। फिर हम लोग पढ़े बकोफेरेंजियल कैविटी में, फिर बकोफेरेंजियल दो चीज़ से बना, बक्कल कैविटी और फेरिंग से। बक्कल कैविटी का रूप पढ़े पैलेट, फिर हम लोग टंग, फिर ये पढ़े टीथ के बारे में जाने। फिर हम लोग जाने कि पैलेट में क्या होता है, तो पैलेट हमारे नेजल चैम्बर और हमारे ओरल कैविटी के बीच में सेपरेशन करता है, ये इनकम्प्लीट होता है, पीछे साइड वो खाली रहता है। फिर पैलेट जो होता है वो आगे हार्ड होता है, जो कि इसमें रगी होता है, उसको पैलेटाइन रगी बोलते हैं, ये कार्निवोरस में ज़्यादा डेवलप है। और पीछे ये एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि एक घंटी की तरह लव्यूल होता है, इसको अल्वा बोलते हैं, जो खाना को नेजल चैम्बर आने से रोकता है। ठीक है, ये हमारा पैलेट था। उसके बाद हम टंग में आए। टंग क्या है, मैस्कुलर है, ग्लैंडुलर है, टंग के ऊपर म्यूकस का मेम्ब्रेन है। टंग के अंदर जो मसल्स है उसको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं या वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, हमारे कंट्रोल में होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े इसका काम क्या है, तो बहुत सारा काम के बारे में पढ़े। फिर टंग के ऊपर बहुत सारा पैपिला है। पैपिला का मीन्स क्या होता है, तो टंग के ऊपर हिल लाइक प्रोजेक्शन है, कुछ उबर खाबर है, उसको पैपिला बोलते हैं। ये लेमिनिया प्रोपेरिया जो है वो एक लेयर है, उसका एक प्रोजेक्शन है। ठीक है, और ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से घिरा हुआ है। ये टिश्यू में आपको मालूम पड़ेगा क्या होता है। फिर हम लोग पढ़े कि पैपिला के अंदर टेस्ट बड होता है। टेस्ट बड में 3 तरह का सेल होते हैं, बेसल सेल जिसको स्टेम सेल भी कहते हैं, उसके बाद सपोर्टिंग सेल जिसको कि हम लोग सब टेंटिकुलर सेल भी बोलते हैं। उसके बाद एक हमारा बीच का होता है मेन सेल गस्ट्रेटरी सेल, जिसको न्यूरो एपिथेलियम सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पिट बना रहता है, पिट के अंदर कोई भी स्वाद जो है वो भी टेस्ट जो है वो हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी टेस्ट को आप तभी और तभी महसूस कर सकते हैं जब वो डिजॉल्व फॉर्म में हो। और डिजॉल्व कहाँ से होगा, तो आपके मुंह के लार से होगा, जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कोई भी स्वाद आप लेते हो वो लार से मिलके क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, और वो क्या होता है, टहलते हुए जो है वो फ्लूइड जो है वो ये बहते हुए हमारे पिट में घिसता है। और पिट के अंदर क्या है, सबसे पहले हेयर है, वो हेयर को वो पकड़ेगा, फिर हेयर से आ जाएगा आपको कहाँ पे, तो गस्ट्रेटरी सेल में, और वहाँ से फिर नर्व से होते हुए हमारे ब्रेन तक। ठीक है, पेपिला 4 तरह का है। सर्कमवैलेंट पेपिला जो सबसे बड़ा है, उसको वैलेट भी कहते हैं, जो कि हमारे मुंह में 10 से 12 होता है। और एक एक पेपिला के अंदर हम पहले पढ़े हैं कि टेस्ट बड होता है, तो 100 से 300 टेस्ट बड आपको सर्कमवैलेंट के अंदर पाए जाते हैं। किनारे में आपको फोलिएट है जो कि इन्फेंट में है, बाद में वो एडल्ट में ख़त्म हो जाता है। फिर आपको फंगी फॉर्म है जिसमें मशरूम शेप होता है, और फिर आपको फिली फॉर्म है। याद रखेंगे फिली फॉर्म में टेस्ट बड नहीं होता है, लेकिन ये रफ बहुत ज़्यादा होता है और ये कार्निवोरस में ज़्यादा पाया जाता है। और इसका मेन काम होता है कि किसी भी चीज़ को जो है चाट के ही खरोच के इसको ख़त्म कर देना। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो याद रखेंगे कुछ टेस्ट बड्स मौजूद हैं, और टेस्ट बड के बाद फिर हम लोग पेपिला के बारे में भी कुछ समझ चुके हैं। फिर कुछ नर्व्स के बारे में जाने, नर्व इंपॉर्टेंट है। आपके पास फेशियल नर्व्स हो गया, फिर आपके पास हाइपोग्लोसल नर्व हो गया, ट्राइजेमिनल हो गया, वैगस हो गया, ये सब आपको नर्व आपको आना चाहिए। ठीक है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व हो गया, इसका काम क्या होता है ये सभी है। और ये सभी कौन सा नर्व है, ये सभी क्रेनियल नर्व है, क्योंकि जीभ हमारे फुल कंट्रोल में है, और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन। तो ये सभी क्रेनियल नर्व है जो कि आपके जीभ के मूवमेंट को, जीभ के टेस्ट को महसूस करवाता है। जीभ का तो बेसिकली 2 ही चीज़ है, एक मूवमेंट करना, और उसको मूवमेंट करोगे तो मेस्टिकेशन हो जाएगा, है ना, और स्वेलिंग करवा लोगे, टेस्ट फिर बहुत सारा कुछ हो जाएगा। तो ये सभी चीज़, उसके बाद प्रेशर टेम्परेचर के लिए तो फिर आपको ट्राइजेमिनल है ही। तो जो भी हम टंग का जो फंक्शन पढ़े, चाहे उसका मूवमेंट करना, ब्रशिंग करना, स्वेलिंग करना, ये मूवमेंट हो गया। ये मूवमेंट करवा रहा है स्केलेटल मसल्स जो कि किसके कंट्रोल में है, हाइपोग्लोसस के अंदर में। प्रेशर को, टेम्परेचर को जो महसूस करने के लिए कौन सा हो जाएगा, आपको पेन को महसूस करने के लिए ट्राइजेमिनल है। और टेस्ट के लिए वैगस हो गया, फेशियल हो गया, और ये ग्लोसोफेरेंजियल हो गया। ठीक है, तो ये सभी नर्व कंट्रोल कर लेता है। एंटीरियर पोस्टीरियर आपको मालूम होना चाहिए। जीभ पीछे से किससे जुड़ा हुआ है, हायोइड बोन से। आगे से एंटीरियर में क्या है, फ्री है। नीचे से किस में जुड़ा हुआ है, एक लिंगुअल फ्रीनुलम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग कट करते हैं, कभी कभी चिपका रहता है, इसको ये एंकाइलोग्लोसिया भी बोलते हैं। इसको सर्जरी रिमूव किया जाता है, इसको टंग टैग भी कहा जाता है। तो बेसिकली आज हम सब ये पढ़ें, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट्स आप डाल दिया जाएगा, आप नोट्स देखेंगे और अच्छे से अपना नोट्स भी रखेंगे ताकि आपको काम पड़ेगा। तो मेरे अंदाज से इससे ज़्यादा आपको टेस्ट बर्ड से टंग से ज़्यादा इसमें से कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए आपके मेडिकल के एग्जाम में। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग यहाँ पे सलाइवा के बारे में पढ़ेंगे। सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले लेक्चर में हम लोग बक्कोफेरेंजियल कैविटी उसको हम लोग खत्म करेंगे। इसमें आपको फेरिंग्स भी आ जाएगा और आपको सलाइवा भी आ जाएगा, ये खत्म करेंगे। फिर हम लोग ओसोफेगस में जाएंगे, फिर एक लेक्चर स्टमक खत्म करेंगे, फिर एक लेक्चर इंटेस्टाइन खत्म करेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा फिर अब हम लोग डाइजेशन स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से।
पार्ट बाय पार्ट, ऊपर से नीचे पहले हर एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर सबके पार्ट बाय पार्ट, इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, इसमें हुआ। लास्ट में हम लोग को पूरा खाना को डाइजेस्ट कर देना है, सिंपल फॉर्म में तोड़ देना है, एब्जॉर्ब करवा देना है, वेस्ट मटेरियल को निकाल देना है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग करेंगे तो लगभग 8 से 9 लेक्चर लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा।